उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार। ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी का बाजारों पर बुरा असर। रिकवरी हुई लेकिन टिकाऊ नहीं। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा, क्या करें, कल की तैयारी रहेगा फोकस खास इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत में आप देख रहे हैं कमजोरी वाला सेशन। हालांकि भारतीय बाजार की गिरावट ग्लोबल मार्केट्स के सामने उतनी भारी नहीं रही है। तो जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह से बनाएं आप अपनी स्ट्रैटेजी और कैसी रहेगी भारतीय बाजारों की चाल। सर, सबसे पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दी बड़ी बातें यही निकल कर आ रही है कि बाजार में भारी उतार चढ़ाव है। इस उतार चढ़ाव का पूरा श्रेय देना चाहिए आपको ग्लोबल मार्केट को, जो कि कमजोर हैं। डाउ फ्यूचर्स पौने 500 अंक लुढ़कते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में 2% से ज्यादा की कमजोरी होती दिख रही है। हांगकांग 800 पॉइंट से ज्यादा नीचे बंद हुआ है। तो आप देख सकते हैं हर तरफ मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार कब हमने डाउ फ्यूचर्स को 1% या इससे ज्यादा कमजोर देखा हो, और यूरोप के बाजार कब 1.5-2% कमजोर होते हुए नजर आते हों। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स में हाहाकार है और उसी का असर भारतीय बाजारों पर है। एक अच्छी रिकवरी की कोशिश हुई जरूर, लेकिन वो टिके नहीं और अब 17,500 के बेहद करीब निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा कमजोर है। दो वजह से, एक ग्लोबल मार्केट्स का असर और दूसरा हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल की बैठक में सब जगह यहाँ पर जीएसटी की दरें 5 से 18% की गई। ये दोनों ही टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और निफ्टी पर हिंडाल्को पर दबाव बनाते हुए, जो कि निफ्टी के तीनों टॉप लूजर है। अगर आज कहीं कोई हल्की फुल्की खरीदारी या बाजार को संभालने की कोशिश है तो एफएमसीजी और आईटी जैसे डिफेंसिव शेयरों की तरफ से होती हुई दिख रही है, जो थोड़े मजबूत हैं और इन्हीं के दम पर थोड़ा बाजार रुकता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विक्स लगातार चौथे दिन तेज उछाल दिखाता हुआ 9% ऊपर। वोलेटिलिटी बढ़ेगी, इसके सारे के सारे संकेत आपकी स्क्रीन पर भी है और इस इंडेक्स विक्स में भी है। तो अगर आज कहीं कोई एक चीज पॉजिटिव दिख रही है तो इंडिया विक्स, और वो भी बाजारों के लिए नेगेटिव उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत देता हुआ। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ओनली पॉजिटिव इस समय है विक्स। हमने देखा फ्राइडे को भी जंप हुआ था और आज भी बड़ा उछाल आ रहा है। पर सर, भारतीय बाजारों की चाल अगर समझें, सुबह ऑफ कोर्स गैप डाउन हुआ, वहां से अच्छी रिकवरी होके बीच में तो पॉजिटिव भी हो गए और अब गिरावट दिखा रहे हैं। पर ऐसी भारी गिरावट निफ्टी में नहीं आ रही है। अगर आपका डाउ 500 पॉइंट्स नीचे है सर, हांगकांग 3.5% नीचे है, यूरोप 2-2.5% नीचे है, उसके सामने निफ्टी 0.5% भी नीचे नहीं दिख रहा। कैसे समझे इस एक्शन को? या भारतीय बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं या फिर इवेंचुअली ये जो ग्लोबल कमजोरी है भारत को भी हिट करेगी? हिट तो करेगी दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट इतने कमजोर होंगे, इससे ज्यादा होंगे या यहां से रिकवर होंगे, ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स जिस तरह का ट्रेड दिखा रहे हैं उसको देखकर डर तो है। तो इसीलिए आपको सिंपल एक चीज करना है कि हल्की करना है पोजीशन, बजाय इसके कि इस वक्त आप बाजार पर डायरेक्शनल कॉल लें कि नहीं एक दिन में करेक्शन पूरा होकर भाग जाएंगे या फिर यहां से और तेजी से गिर जाएंगे। कौन जाने आज रात अमेरिका में 500 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर्स आपको नीचे दिख रहे हैं, 500 के बजाय 800 गिर जाए या रिकवर होकर 100-150 ही गिरे या हरे निशान में भी हो जाए, तो अमेरिका में क्या कुछ हो सकता है आपको मुझे पता नहीं, और वो अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए जो आपके हाथ में, और वो ये आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट। इस वक्त आपको ये देखना है, अगर हम कम गिरे बहुत अच्छी बात है। क्या मेरे पास एक्सेस लॉन्ग है या ऐसी लॉन्ग पोजीशन है जिसे मैं 10% अगर मैं अपने स्टॉक की प्राइस को नीचे देखूं तब भी संभाल सकता हूं, या अगर मेरा निफ्टी 16,900 17,100 आ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं है, तब तो एक अलग बात है। अगर देखिए 3 से 4% के रनिंग करेक्शन होते हैं। आपने 17,750 17,800 का हाई बनाया, 17,752। 4% करेक्शन का मतलब डीप होता है करीबन 700 पॉइंट। 700 पॉइंट का मतलब होता है 17,100। 16,900 17,100 ये फाइनल टारगेट बनता है अगर एक अच्छा करेक्शन साइजेबल आपको चाहिए तो। उससे पहले जहां पर अहम सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो है 17,275 से 17,350 की रेंज। जब तक वो रेंज नहीं टूटी तब तक आप कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। इससे तो बिल्कुल कमजोरी मानिए भी मत। कमजोरी तो आपको 17,275 17,350 के रेंज टूटने पर ही करना है, और तब 16,900 17,100 की रेंज आएगी। उसके नीचे जाने पर आप ये कहेंगे कि बाजार करेक्शन मोड में जा रहा है और बाजार का ट्रेंड न्यूट्रल से नेगेटिव होता दिख रहा है। पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा 17,275 17,350 की रेंज में। अब तक इस पूरे बुल मार्केट में जितने करेक्शन आए उस करेक्शन में बाजार ने एक भी बार अपना ट्रेंड नेगेटिव किया नहीं है। तो यही अगर आप एक फॉर्मूला लेकर चलें कि इस बार भी नहीं करेगा, तो फिर 17,275 17,350 इस लेवल को निफ्टी को होल्ड करना चाहिए। और अगर ये होल्ड होता है तो चिंता की बात नहीं। अगर ये नीचे जाता है तो आपको देखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि अगर आप 17,275 के नीचे जाकर बंद हो, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन तब तक शायद आपके स्टॉक्स के दाम 5 से 10% गिर सकते हैं, और क्या वो आप मैनेज कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर आप लॉन्ग साइड पर हैं अपनी पोजीशन को मैनेज करना आना चाहिए आपको कि कम कर लें, और ताकि अगर नीचे आए बाजार
अच्छी बात है, आपको एंटर करने का मौके मिले। और अगर नीचे ना आए तो कोई बात नहीं, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट देख कर किया है। दूसरी बात, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के तौर पर आपको ओवरनाइट पोजीशन कम रखनी चाहिए किसी भी तरफ, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, लॉन्ग साइड पर भी और शॉर्ट साइड पर भी, क्योंकि गैप से ऊपर या नीचे होने के और बाजार के इंट्राडे में ऊपर नीचे होने के बहुत चांसेस है। और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे दीप के, इस रिकवरी में 17,600 17,625 बेस्ट लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। एग्जैक्टली वहीं पर आज हाई बनाया है 17,622 के आसपास का। तो ऐसा नहीं कि बाजार नीचे और ऊपर दोनों तरफ मौका नहीं दे रहा है। सपोर्ट रेंज थी आपकी 17,375, 17,440, 380, 440, एग्जैक्टली वहीं सुबह सपोर्ट लिया, ऊपर भी उतना ही जाकर रुका। तो अच्छी बात देखिए कि बाजार इंपॉर्टेंट लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पर जाकर रुक रहा है। तो उछाल आए, हल्के होने का काम कीजिए, हल्के रहेंगे तो निचले स्तर पर फिर से एंट्री कर पाएंगे और वो करनी भी है। सो रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना, जो किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि रात को अमेरिका में क्या होगा, कल क्या होगा। जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक आपको तेजी में रहना है और अपनी रिस्क कम करके रहना है, सिंपल, ये बात ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो जो लेवल्स अनिल जी ने आपको बताए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से आप अपनी पोजीशन रखें, थोड़ा हल्का रहें। बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। थोड़ी देर में अनिल जी से डेटा भी समझेंगे और बाजार पर स्ट्रैटेजी भी लेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए हैं तैयार। आइए उससे पहले आपको बता दें आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही कुछ अहम इवेंट्स जहां पर रखनी है आपको नजर। कुशल, वरुण दोनों हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज में अगर आप देखें तो एनसीएलटी में वीडियोकॉन के रेजोल्यूशन प्लान पर अगली सुनवाई होने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। कल के सत्र में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर आपको नजर रखनी है, जहां पर शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का आईपीओ भी कल खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड 165 से 175 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। और 2 दिवसीय जो यूएस फेड है उनकी बैठक होने वाली है, तो वहां पर आगे 22 तारीख को क्या फैसला निकल कर आता है वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है कल के सत्र में ही, तो वहां पर फोकस रहेगा। और साउथ कोरिया और चीन के बाजार जो है वो बंद रहने वाले हैं। एक्स डिविडेंड आईआरसीटीसी 5 रुपए प्रति शेयर का वो होता हुआ दिखेगा। और साथ ही कॉनकॉर ने जो 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया था, वहां पर भी ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। 22 तारीख जो मैं आपको बता रहा था, एफओएमसी की जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसको लेकर जो ब्याज दरों पर फैसला आएगा वहां पर हमारी नजर रहेगी। एएनजी लाइफ साइंस भी 22 तारीख को 1:1 के बोनस इश्यू की एक्स डेट आपको है दी जा रही है। साथ ही रूट मोबाइल, यहाँ पर बोर्ड की बैठक पूंजी जुटाने पर फैसला लिया जाएगा। ये एक बोर्ड बैठक होने वाली है। हांगकांग साउथ कोरिया के बाजार बंद रहेंगे और पीएम मोदी जो है वो यूएस जो है अपनी पहली विजिट जो है करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री यूएस की तरफ जा रहे हैं, यूएस फेड का फैसला आने वाला है और भी ढेरों इवेंट्स हैं और इस हफ्ते काफ़ी सारी एशिया के बाजार अलग अलग दिन बंद रहने वाले हैं। आइए वरुण से भी जानें कुछ खबरों वाले शेयर्स। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्पाइसजेट को लेकर आपको जो खबर दी थी कि एवलॉन और सीडीपी एविएशन के साथ 737 मैक्स पर जो कमर्शियल सेटलमेंट जो है इस कंपनी ने कर लिया है, उसके चलते 300 करोड़ के आसपास की जो लीज रेंटल बकाया है वो राइट ऑफ कर दिया गया है। तो उसका फायदा जो है स्पाइसजेट को मिल रहा है। आरती ड्रग्स, इसको लेकर हमने आपको बड़ी खबर दी कि एक प्रोडक्ट है जो चाइना से इंपोर्ट होता था, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरती ड्रग्स ने समीक्षा जांच का आवेदन दिया था। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि एलआईसी, पीएनबी, जीआईसी, इसके लिए हमने आपको जो खबर दी कि बैंक्स के बाद अब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भी अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है जो उसको कम कर सकती है। वहीं एलएनटी हाइड्रोजन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। पेट्रोनेट एलएनजी से ये ऑर्डर मिला है। कोटक बैंक केएफआईएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट में निवेश करेगी। ये कंपनी करीब 310 करोड़ का निवेश करेगी 10% हिस्सेदारी के लिए। वीएसटी टिलर्स, इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट जो है वीएसटी 95 डीआई इग्निटो नाम से लॉन्च कर दिया है। पावर टिलर जो है बेसिकली वो है एक स्मार्ट पावर टिलर। टाटा कम्युनिकेशन भारत में इथरनेट नेटवर्क सर्विसेज पर नई सुविधा जो है उसका ऑफर एक कंपनी दे रही है। ग्राहकों को पे एज यू गो नाम से नए फीचर जो है उसका ऑफर मिलेगा। बीएलएस इंटरनेशनल, इस काउंटर में आप दबाव देख रहे हैं, दरअसल इस कंपनी के बारे में कुछ लोग गलत खबर फैला रहे हैं और दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में इस कंपनी ने इसके बारे में शिकायत की है। एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे पेटीएम के साथ इसने करार किया है, ऐसी खबरें आ रही है। तो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए करार किया गया है। अल्केम लैब्स
बीटा ब्लॉक के यूनिट 2 के में ऑपरेशन बंद करने की इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। बद्दी प्लांट के यूनिट 2 जो है उसमें ऑपरेशन बंद जो है वो ये कंपनी करेगी। क्वेस्कॉर्प के कर्मचारी में पिछले 12 महीनों में करीब 50,000 के आसपास की भर्ती की है, 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है वहाँ पे। टाटा पावर महाराष्ट्र में सोलर पावर प्लांट के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 250 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए। और कुछ ब्लॉक डील्स है जिसमें गुजरात फ्लोरो करीब 28 लाख शेयर यानी कि 2.58% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है। और भारतीय एयरटेल यहाँ पे 10 लाख शेयर के बड़े सौदे इस काउंटर में भी हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे खबरों वाले शेयर जो आज सुबह 9:15 के बाद बाजार खुलने के बाद एक्शन में आते हुए दिखे हैं। एक्शन में ढेर सारे स्टॉक्स हैं आने को तैयार, एक्सपर्ट्स भी हैं तैयार। सबका करते हैं स्वागत। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। मुझे बेचना है औरोबिंदो फार्मा 722.23 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये सबसे वीक स्टॉक है। 700 के नीचे जाने के लिए तैयार है। मेरा आज का टारगेट 690 का होगा, आज या कल सुबह तक का। और मुझे लगता है 733 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। इसमें कोई भी बाउंस पे बेच के चले, ये बहुत वीक स्टॉक है। बिल्कुल कमजोर स्टॉक है, तेजी में चला नहीं और मंदी में गिरने को है आगे। और ऐसे में फार्मा जब कमजोर है, जिसकी बात हम कर भी रहे थे कि सारे फार्मा स्टॉक 3 से 5% गिरने को तैयार है ल्यूपिन के नेतृत्व में, तो ये औरोबिंदो फार्मा है जो बेहतरीन स्टॉक। वागले साहब की गहरी पकड़ और ग्रिप भी इस स्टॉक पर है। 733 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें, 690 तक फिसलने को तैयार है। एक और स्टॉक बढ़ने या गिरने को ये बताएंगे किरण जी। वक्त है किरण का कमाल का। बताएं किरण जी। अनिल जी, गिरने को ही तैयार है। और ये स्टॉक ऐसा है जिसने हायर मोमेंटम जब था मार्केट में उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। काफी बाय कॉल्स आ गए पर वो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। तो मेरा मानना है कि अभी बेचना है पीएल, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये बेचने की सलाह है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि आपको 2 से 3 दिन में टारगेट्स 2430 के देखने को मिलेंगे। यानी इधर से और 100 रुपए की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। इतने बड़े गिरावट के लिए आपका स्टॉप लॉस काफी नजदीक रहेगा, 2560 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और इसमें आप ऑप्शन के तरफ से भी एक ट्रेड लिया सकता है। 2550 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। अभी ट्रेड कर रहा है वो लगभग 133 135 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस होगा 105 का और टारगेट्स के लिए 170 195 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। तो पिरामल एंटरप्राइजेस शॉर्ट करने की सलाह है फ्यूचर्स में या ऑप्शंस के जरिए। ओके, तो पिरामल एंटरप्राइजेस में करें मंदी का सौदा। 2560 का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ 2430 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। आइए, बाकी हमारे एक्सपर्ट भी सब एक साथ हमारे साथ हैं ही। इस बीच आरपीपी इंफ्रा को लेकर खबर आती दिख रही है। 157 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है आरपीपी इंफ्रा को। 75 रुपए के आसपास 2.5% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में राइट्स इशू भी आया था, एसआईपी स्टॉक भी रहा हुआ, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, लेकिन बाजार के मूड माहौल के साथ नेचुरली थोड़ा तो कमजोरी रहेगी। 157 करोड़ का ऑर्डर मिलने की एक अच्छी खबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आरपीपी इंफ्रा को लेकर फ्लैश होती हुई दिख रही है। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। आशु सर से भी एक बार जरा बाजार पर व्यू लिया जाए। आशु सर, बताएं क्या है व्यू इस वक्त बाजार पर, और अगर आपका कोई अपडेट देना चाहें निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्प्रेड्स का तो वो भी बताएं सर। अनिल जी, देखिए बाजार तो प्रेशर में आया है, लेकिन अनिल जी इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स प्रेशर में आ गए हैं। और अनिल जी जो टिपिकल एक्सपायरी पैन आउट होती है फिर वो हो गया। तो अनिल जी आप ये मान के चलिए कि अब ये एक्सपायरी में फिर वो जो आखिरी 8 दिन की ट्रेडिंग रह गई है और बड़ा महीना था, और बड़े महीने की तेजी के बाद जो मैं बोलता हूँ कि पहले 15 दिन तेज और बाद के 15 दिन डिपेंड करता है कि मार्केट किस करवट बैठती है और स्टॉक्स कहाँ फंसते हैं। सो अनिल जी 3 सेगमेंट तो बहुत खराब निकल के आ रहे हैं। मेटल्स में एक्सीडेंट शुरू हो गया है, एग्जिट नहीं मिलेगा इस एक्सपायरी में। फार्मा में शुरू हो गया है। और अनिल जी तीसरा जो लेटेस्ट है वो पीएसयू बैंक्स है। आप फिर देखिए अनिल जी, मैं बार बार बोलता हूँ, जब स्टेट बैंक ही नहीं चल पाया और ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर वो अनिल जी वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक। तो अनिल जी अब अगले 8 दिन फिर एक्सपायरी में ट्रेडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। स्टॉक वाइज पर्टिकुलरली ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। इंडेक्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी मंदी अभी भी बनती है, लेकिन इंडेक्स के लिए अनिल जी अगर मंदी करनी है
और अगर बन सकती है तो उसके लिए मैं भी एक स्प्रेड शेयर करूंगा, एक बियर स्प्रेड है निफ्टी में। बट ओवरऑल अनिल जी ये है कि जो आप भी आई थिंक कल से या आज सुबह से आप भी काफी टाइम बोल रहे हैं कि ऊपर में हल्के होना है, तो अनिल जी थीम वही है, हल्के होना है। जो पहले 15 दिन पैसे बना लिए या 20 दिन बना लिए, आखिरी 10 दिन के अंदर देने नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि अनिल जी जो बनाए हुए पैसों में से अगर कुछ हम मतलब कुछ लॉसेज होने पे काटते नहीं है तो अनिल जी वो एक्सपायरी के एंड तक सारे पैसे ट्रेडर के चले जाते हैं। तो मैं बार बार जो हैशटैग एक्सपायरी एक्सीडेंट बोलता हूं वो इसी वजह से बोलता हूं कि जो पैसे बनाए उसमें से 10, 20, 30, 40, 50% भी चले जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार बिल्कुल हल्के हो जाइए, क्योंकि ये चीजें बाद में और ज्यादा तंग करती हैं, क्योंकि फिर वो औने पौने दाव में चीजें बिकती हैं। तो अनिल जी ये है। बाकी अनिल जी जो सारे स्प्रेड चल रहे थे उनमें से सारे ही ठीक चल रहे हैं अनिल जी, कोई ऐसा अपडेट खराब नहीं है। एक्सेप्ट अनिल जी एक एनएमडीसी की कॉल ली थी 155 की, जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो आई थिंक माई सिंसियर अपॉलॉजीज कि वो एक अनिल जी मतलब एक्सेप्शनल थी कि मैं मतलब पूरी कॉल ली थी और एक भी कॉल नहीं बेची थी उसके अगेंस्ट, तो उसका स्टॉप लॉस हुआ है अनिल जी, तो वो एक कॉल खराब गई है। अनिल जी अब मेरे पास स्टॉक के 2 स्प्रेड हैं और एक निफ्टी का बियर स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। निफ्टी का बेयर स्प्रेड और साथ ही स्टॉक कॉल्स आशु सर के आती हुई, और जब फ्रेश कॉल्स हो तो बिगुल भी होना ही चाहिए। तो आशु सर के लिए बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मनान। आशु सर पहले निफ्टी का स्प्रेड बताएं, उसके बाद स्टॉक्स भी। ओके अनिल जी निफ्टी के स्प्रेड में जो है 17,500 की, अभी 17,465 चल रहा है निफ्टी, तो 17,500 की अपने को पुट लेनी है अनिल जी, 128.30 का भाव चल रहा है, और 17,300 की 2 बेचनी है। ये अनिल जी स्प्रेड बनेगा 25 से 27 रुपए में। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, इन द मनी या एट द मनी 17,500 की एक पुट लेनी है, 17,300 की 2 पुट बेचनी है। ये 25 से 27 रुपए का स्प्रेड बनेगा अनिल जी। ऊपर में 25-27 रुपए निकल आएंगे 3 दिन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ऊपर हो जाएगा तो मैक्सिमम 25 रुपए का लॉस हो जाएगा, जो दिखता नहीं है। और अनिल जी सेफ है 17,100 तक। ये अनिल जी स्प्रेड इसलिए बनाया गया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 17,300 350 निफ्टी आता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा दोबारा से बाइंग करने के लिए। अगर नहीं आता तो अनिल जी कोई बात नहीं है, और अगर आ गया तो अनिल जी स्प्रेड में जैकपॉट लग जाएगा। तो 25 रुपए लगा के आपको 100 रुपए 4 गुना पैसा हो सकता है। तो अनिल जी 17,500 का एक पुट लेना है, 17,300 के 2 पुट बेचने हैं। इसकी स्टॉक इसकी कॉस्ट है 25, 26, 27, 28 इसी के आसपास बनेगी। अभी कम बन रही थी क्योंकि अभी हम वाइल वी आर टॉकिंग अनिल जी एक डिप आया मार्केट के अंदर, तो ये एक बियर स्प्रेड है। और अनिल जी इंसिडेंटली जो स्टॉक्स है वो दोनों बुल स्प्रेड है। तो मतलब एक स्ट्रेंथ निकाली है जो दिखती है कि अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा तो कौन से स्टॉक स्ट्रांग हो सकते हैं, आप कहें तो मैं वो भी शेयर कर लेता हूं। पहला स्टॉक जो आपने बुल स्प्रेड के तौर पर बनाया, उससे पहले जल्दी से दर्शकों को बता दूं, 17,500 का एक पुट खरीदिए, इन द मनी हो गया अभी, और 17,300 के 2 बेच दीजिए। 25 रुपए के आसपास कॉस्ट लगेगी, टोटल प्रीमियम आपकी जाएगी। 17,100 के नीचे ही अनलिमिटेड लॉस होना है, और जो रेंज हम दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वो 16,900 से 17,100 है। तो एज्यूम करके चल सकते हैं कि इतना जोर से नहीं जाएगा, और वहां पर आपके लिए रिस्क कम है। तो 25 रुपए की रिस्क में आपके लिए पुट की एक अच्छी स्ट्रेटेजी बन रही है जो आपको बनानी चाहिए। बताएं आशु सर, पहला स्टॉक का आपका स्प्रेड। तो अनिल जी पहला स्टॉक का स्प्रेड है अनिल जी, हम ओपनिंग अप की थीम की बात चल रहे हैं। होटल चल रहा है अनिल जी, होटल दबा के चल रहे हैं। अगर होटल चल रहे हैं, एयरलाइन चल रही है, तो अनिल जी खाना पीना भी तो चलना चाहिए साथ में। उसके बिना तो मतलब आएंगे जाएंगे कैसे भी, लेकिन खाना पीना तो है। तो अनिल जी जो एक स्टॉक है जो ऊपर से करेक्ट हो गया और जो स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, पर अनिल जी लेना ही ऑप्शन के थ्रू है, पहले बता देता हूं। क्योंकि ऑप्शन अनिल जी अब 8 दिन के लिए स्प्रेड इतने बढ़िया बनेंगे, क्योंकि अनिल जी अगर टाइम स्पैन लंबा होना एक्सपायरी के लिए तो कई बार मजा नहीं आता। तो जब 8 दिन रह जाते हैं ना तो स्प्रेड में बहुत मजा आता है। तो अनिल जी जो स्टॉक लेना है जिसकी ऑप्शन है वो है मैकडॉवल। अनिल जी मैकडॉवल में करेक्शन आ चुकी है, 735-40 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अनिल जी 720, मैं अनिल जी फिर बोलता हूं मैकडॉवल का भाव चल रहा है 740 आई थिंक फ्यूचर अभी राइट नाउ अगर आप देखेंगे। हमें अनिल जी इसकी इन द मनी, डीप इन द मनी 720 की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है कोई 33-34 रुपए। अनिल जी 720 वाली कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 33-34 रुपए। और इसके अगेंस्ट अनिल जी 50 रुपए ऊपर की 770 की 2 कॉल्स बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 13.5 रुपए। तो अनिल जी इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी आपको 8 रुपए, मैक्सिमम 9 रुपए। अनिल जी फिर बोल रहा हूं 720 की एक मैकडॉवल की कॉल लेनी है, 770 की 2 बेचनी है। अनिल जी कॉस्ट आएगी 8 से 9 रुपए। अनिल जी इतना बढ़िया स्प्रेड है, 8 से 9 रुपए मींस अनिल जी 720 प्लस 9 रुपए, 729 का मैकडॉवल लॉन्ग हो गया आपका। 729 से लेके 820 तक अगले 8 दिन में अनिल जी 729 से लेके 820 तक कहीं भी मैकडॉवल बंद हुआ, ये प्रॉफिटेबल सौदा है। ओनली लॉसेस अगर 820 के ऊपर जाता है,
वो अनिल जी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मुझे इतनी तेजी तो नहीं लगती है, लेकिन स्टॉक में अगर मार्केट में रिवर्सल आएगा, स्टॉक स्टेबलाइज, अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है तो मैकडॉवेल में भी आप इसी थीम पे एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। और ये वैसे भी अनिल जी ऐसा स्टॉक है, अगर कोई रख भी लेगा तो आगे पीछे करके 800 का भाव होना ही होना है इसका। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट पैनिक। फाइनेंशियल स्टॉक नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनिल जी ग्लोबल मार्केट के चलते मेटल में सबसे ज्यादा करेक्शन आती है, फाइनेंशियल्स वीक होते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। तो अनिल जी पहला स्प्रेड है मैकडॉवेल के अंदर, ये बुल स्प्रेड है। दूसरा स्प्रेड है एक मिनट आशु सर, एक मिनट बता दूं एक बार जरा। 720 रुपए वाला एक कॉल ऑप्शन खरीदना है और 770 वाले 2 कॉल ऑप्शन आपको बेचने हैं। कुल मिला के 8 से 9 रुपए की कॉस्ट आएगी। 820 रुपए तक आप सेफ है, यानी कि अगर मैकडॉवेल 820 के ऊपर निकल गया, इस मंदी के मार्केट में इतना तेजी होकर कितना हो जाएगा, तो 820 के ऊपर निकला तो ही आपके लिए रिस्क है। आपकी एक और कॉल है, मैं लूंगा आपसे, थोड़ा सा आप इंतजार करें। तब तक एक बिगुल हमारे एक और एक्सपर्ट की तरफ से, सचिन जी की तरफ से एक स्पेशल कॉल आ रहा है, सचिन जी के लिए की तरफ से एक BTST कॉल आ रहा है, और उसके बाद वागले साहब का भी कॉल है। मैं फिर से आता हूँ आशु सर के पास, सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सर। थैंक यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए जिस तरीके से मार्केट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स अभी भी है। सो जिस तरीके से गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक रिकवरी दी थी, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसने मॉर्निंग ट्रेड में ही हिट कर दिया था अराउंड 1590 के आसपास, एंड वहाँ से जो मोमेंटम लग रहा है, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम अगले 2-3 दिनों तक कंटिन्यू रहना चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदारी करने की सलाह होगी। 1700 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1735 का। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना है अराउंड 1625 के आसपास, एंड खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में करके चलें खरीदारी। अभी एक बढ़िया मूव भी आती हुई दिख रही है, बल्कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में फिर से एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए चलते हैं अब वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, यूपीएल को बेचना है। 712 का करंट भाव है, 712 714 ये रेंज में बेचना चाहिए। मुझे लग रहा है ये एक बड़ी ब्रेकडाउन के लिए तैयार है। 3-4 हफ्ते पहले का एक बॉटम बना था, उसको अभी ब्रेक किया है, जो 717 का है। तो मुझे लगता है ये 721 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 690 का टारगेट मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में ही आ सकता है। ओके, 690 के टारगेट्स ये है आपके लिए यूपीएल। नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी, एक एक करके कुछ ब्रेकडाउन्स आपको बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी करीब 100 पॉइंट्स नीचे है इस समय। वागले साहब, आपसे आपकी टाटा स्टील की कॉल पर भी अपडेट लेना था सर। आज सुबह वैसे तो पिक ऑफ द वीक के लिए आपने करीब 1310 के टारगेट्स दिए थे, ऑलरेडी 1300 के नीचे है, 1290 के लेवल पर है। क्या करें अगर टाटा स्टील में किसी ने ट्रेड इनिशिएट किया हो सर? तो दीपांशु, हालांकि टारगेट पहले ही आ गया था, मैंने 1310 की बात की थी। मेरे को इतने वीकनेस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन इसका पैटर्न बहुत ही वीक बना है। और टाटा स्टील ने अभी 1310 का एक स्विंग लो है, मल्टीपल स्विंग लो ये ब्रेक किया है, तो ये रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है 1250 1260 तक के नीचे जा सकता है। और टाटा स्टील जैसा फ्रंटलाइन स्टॉक अगर ये पैटर्न दिखा रहा है, तो ये मार्केट में एटलीस्ट अगले 1-2 दिनों में तेजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बॉटम फिशिंग करना अवॉइड करना चाहिए, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। फ्रेश सेलिंग टाटा स्टील ये लेवल पे मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि बाउंस बैक पे बेचना ठीक होगा। 1310 1320 आता है तो ही बेचना होगा। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर अभी और गिरावट बाकी है, बट फिलहाल फ्रेश सेलिंग नहीं करें, थोड़े बाउंस बैक पर दोबारा सेलिंग कर सकते हैं। टाटा स्टील बड़ा ब्रेकडाउन, वायदा कारोबार का टॉप लूजर है ये। आइए वापस चलते हैं आशु सर के पास, वो कुछ और कॉल्स दे रहे थे। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु, भारती का रेट चल रहा है 726-27 रुपए कुछ इसके आसपास है फ्यूचर। 700 की दीपांशु डीप इन द मनी कॉल लेनी है 32 रुपए के भाव पे, और 730 की जो एट द मनी है वो कॉल बेचनी है 17 रुपए के भाव पे। तो दीपांशु ये स्प्रेड बनेगा 1:1। मैं एक चीज बता दूं दीपांशु, मैकडॉवेल था 1:2,
भारती का स्प्रेड बनाना है, 700 की एक कॉल लेनी है, 730 की एक बेचनी है, कॉस्ट आएगी 15 रुपए। कॉस्ट आगे 15 रुपए, मतलब 715 रुपए का आपका भारतीय लॉन्ग हो गया। दीपांशु, अगले 8 दिन में भारतीय 715 के ऊपर कहीं भी चला जाए आपको प्रॉफिट होगा, 715 के ऊपर रहना चाहिए। 715 के नीचे वर्स्ट केस में अगर 600 भी हो जाता है तो 15 रुपए का लॉस होगा। ये स्प्रेड 1:1 है, क्योंकि भारतीय में स्प्रेड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए 1:1 बनाया है। दीपांशु, ये सारे स्प्रेड्स हैं, मैं फिर बोलता हूं कि अगले 8 दिन के लिए ट्रेड है। अगर आपको 15 रुपए लगा के उस पर 15 मिलते हैं, आपको मैकडॉवल में 8-9 रुपए लगा के आपको 20 रुपए 25 रुपए मिलते हैं, तो सारे पैसे डबल या 3 गुना वाले स्प्रेड है जितना आपने कॉस्ट लगाई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 8 दिन की ट्रेडिंग सेशंस हैं, ये स्प्रेड बनाए गए हैं। और भारतीय में स्ट्रेंथ है, भारतीय में कॉल लेनी है 700 की एक, 730 की बेचनी है 1:1। सो एवरी स्प्रेड हैज ए लॉजिक, रीजन एंड रैशनल बिहाइंड। बिल्कुल, तो यूजुअली 1:2 रहते हैं हम आशु सर के स्प्रेड्स, पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों 1:1 स्प्रेड बनाया है। ऑलरेडी आप इन द मनी है इसमें, और 715 के ऊपर जब तक रहता है काउंटर आपके अच्छे पैसे बनेंगे। तो अच्छी गेंस के लिए ये एक 1:1 स्प्रेड्स बना सकते हैं आप भारतीय एयरटेल में। और नजर रखिए बाकी काउंटर्स पर भी एक्शन बन रहा है। आइए, सिमी जी भी है हमारे साथ और कॉल है उनकी तैयार। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। गुड आफ्टरनून सिमी जी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। खरीदने का सलाह देना है आईटीसी पर। आईटीसी में सुबह 239 का हाई बना था, अभी 235 के आसपास है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीद कर लेके जाना चाहिए। 238-39 का मिनिमम टारगेट जो कि आज सुबह का हाई है वो तो रिटेस्टेड होगा। 239 क्रॉस करेगा तो स्टॉक में 244-46 का कोई भी भाव आ सकता है, जो कि मैं फ्राइडे तक वेट करने के लिए कहूंगी आईटीसी में। और मुझे लगता है कि 231 के नीचे स्टॉप लगा के आईटीसी में खरीद कर होल्ड करना चाहिए। ग्लोबल क्यूज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आईटीसी उसमें डिपेंडेंट नहीं है। और आईटीसी में आज बहुत मतलब सदियों के बाद इसमें रैली आया है, और ये रैली बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो आईटीसी को खरीद कर जाइए। पहला टारगेट 239, दूसरा 244, तीसरा 246। ये तीनों टारगेट्स के लिए आईटीसी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। बिल्कुल, तो लंबे समय बाद आया है आईटीसी में मोमेंटम, और ये आसानी से जाने नहीं वाला है। सिमी जी की पसंद खरीदारी करके चलें। आज सुबह आपके लिए यहाँ पर भी कॉल आया था बंसल जी राकेश जी की तरफ से, एक्शन उस पर बन रहा है। 245 के टारगेट्स उनकी तरफ से भी आपको दिए गए थे। तो आईटीसी पर रखिए नजर। वायदा कारोबार में भी काफी एक्टिविटी हो रही है, बट कैश मार्केट्स में ढेरों स्टॉक्स पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, केईसी इंटरनेशनल, जरा इस पर अपनी राय दें। सुबह 7% का स्पाइक दिखा था, अच्छी न्यूज है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बनाने वाली एक कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है, अभी भी 4-4.5% के लेवल्स होल्ड कर रहा है। यहां से फिर से एक्शन बनेगा इस पर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। अभी भी स्टॉक चार्ट्स के ऊपर ठीक ही दिख रहा है। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 415-420 के आसपास है। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 445 के पास है, तो 445 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा और क्लोजिंग आएगा तो फिर केईसी के अंदर एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, और फिर 460 रुपए से लेके 470 रुपए तक का मूव केईसी में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चलें। ओके, तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चलें। केईसी इंटरनेशनल नजर रखिए। आज खबरों के दम पर आप स्टॉक में एक्शन देख रहे हैं, पर खबरों के दम पर ढेरों और स्टॉक्स में है एक्शन। सबसे पिटा हुआ स्पेस आपको आज मेटल्स दिख रहा है, क्योंकि यहां पर जीएसटी दरें बढ़ा दी गई हैं, पर साथ ही कुछ और बड़े बदलाव भी हुए हैं जीएसटी को लेकर ओवर द वीकेंड। तो आइए इन सारे बदलाव के बारे में और कौन से स्टॉक्स पर इसका एक्शन आते हुए दिख रहा है, इसके बारे में जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए जीएसटी की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, जीएसटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बैठक थी वहां पर काफी सारे अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे थे, जिसमें सबसे पहला तो अगर आप देखें तो जो फूड डिलीवरी एप्स है स्विगी, जोमेटो, यहाँ पर इन जैसे एप्स पर अब जीएसटी लगता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट रेस्टोरेंट से जीएसटी कलेक्शन की जिम्मेदारी अब एप्स पर होती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और इसमें जोमेटो तो लिस्टेड है ही, साथ ही जो निवेशक हैं इन्फो एज जोमेटो में, वहां पर भी आपको नजर रखनी है। फार्मा स्टॉक्स यहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उस पर छूट देने का फैसला लिया गया है, और यहाँ पर कैंसर से जो जुड़ी दवाएं हैं वो जीएसटी उन पर 12% से घटाकर अब 5% कर दी गई है, और कोरोना से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं उनको 31 दिसंबर तक जीएसटी में छूट मिलती हुई दिखेगी। काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी जो दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जिसमें हिंडाल्को नाल्को फोकस में होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक
इस पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% और एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर, आयरन ओर और कॉपर पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर यहाँ पर भी 18% की गई है। साथ ही लोकोमोटिव पार्ट्स और रेलवे पार्ट्स पर 18% जीएसटी लागू की जाएंगी। तो इससे तमाम जो रेलवे स्टॉक्स, सीमेंस, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स फोकस में रहने चाहिए आपके। ऑयल एंड गैस कंपनियां भी अपने रेडार पर रखिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी जो है उसको लेकर चर्चा हुई है, पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाने का अभी जो है करेक्ट टाइम नहीं है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा था। राइस स्टॉक्स भी फोकस में है, क्योंकि फोर्टिफाइड जो चावल है, जो राइस है, उस पर जीएसटी 18% से घटाकर अब 5% हो गई है। इनफैक्ट वरुण बेवरेजेस भी फोकस में रह सकता है, क्योंकि फ्रूट जूस वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उस पर अब कुल मिलाकर 28% का जीएसटी लगेगा और 12% की सेस, तो कुल मिलाकर 40% टैक्स वहां पर आएंगे। पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर केवल 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट वरुण बेवरेजेस पर नहीं पड़ेगा। साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज और लिंक पेंस भी फोकस में है। बायोडीजल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% और सभी तरह के पेंस पर जीएसटी जो है 18% को मंजूरी दी है वित्त मंत्री ने उस जीएसटी की अहम बैठक पर। तो इन सब स्टॉक्स और इन सब सेक्टर्स पर आपको फोकस रखना है। बिल्कुल, तो ये ढेरों स्टॉक्स हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स पर हम पॉजिटिव रिएक्शन भी देख रहे हैं, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स पर नेगेटिव भी है। फ्रंट एंड सेंटर है मेटल्स। इस बीच जरा हिंदुस्तान कॉपर पर रखिए नज़र। ऑफर फॉर सेल इसका ख़त्म हुआ था फ्राइडे को। एलआईसी ने हिस्सा बढ़ा दिया है। लाजिम सी बात है कि ये ऑफर फॉर सेल में ही बढ़ाया होगा, हालांकि उसके कॉन्फर्मेशन की नज़र करते हैं। करीब 2.5% से हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है कंपनी में। हिंदुस्तान कॉपर ये भी एक स्टॉक है जो आपकी फोकस लिस्ट में होना चाहिए। आज बाकी मेटल्स शेयर्स के मुताबिक ये भी गिर रहा है करीब 3-3.5% नीचे। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, खरीदारी करनी है एससीआई इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले 3 दिनों का जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, इसने सुबह सुबह ही वो ब्रेक कर दिया था एंड उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई थी, एक अच्छा पुल बैक मिला है। तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी री एंट्री लेवल है। लगभग जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है 122 के लेवल की एक्सपेक्टेशन होगी। स्टॉप लॉस अभी आपको लगाना है अराउंड 114.50 का एंड खरीदारी करनी है एससीआई इस पर्टिकुलर काउंटर में 122 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। इस बीच जो मैं आपको हिंदुस्तान कॉपर की बात बता रहा था, ये ओवर द लास्ट 3 इयर्स है, तो ये सिर्फ ओएफएस नहीं, शायद ओएफएस में भी बढ़ाया हो, पता नहीं। तो एक करेक्शन मेरी तरफ से, ये लास्ट 3 इयर्स में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई, तो करीब 2.25% हिस्सेदारी बढ़ाई है 2018 से 2021 के बीच में। अभी अभी ये डिस्क्लोजर आया है, तो इसको ध्यान में रखिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओएफएस में खरीदारी करी हो, पिछले 3 सालों में ये खरीदारी करी गई है। आइए बाजार पर जो इस समय कमजोरी के वाला एक्शन है, इसमें आपको क्या करना है ये जानते हैं अनिल जी के साथ बिगुल मार्केट स्ट्रैटेजी का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल सर, एशिया के बाजार, आज ज़्यादातर बाजार एक्चुअली खुश होंगे क्योंकि बंद है। अब कल ही रिएक्शन आएगा। जो एक बाजार खुला हुआ था हांगकांग, वहां पर हमने 850 पॉइंट, 825 पॉइंट्स की गिरावट देखी, करीब 3.5% नीचे। जो वहां का एक बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, उसकी डेट को लेकर चिंता है। डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर सर। 3 वीकली गिरावट के बाद इस हफ्ते भी कमजोरी वाली शुरुआत होगी। 500 पॉइंट्स नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 34,000 के लेवल को इन्होंने तोड़ा है। नास्डैक फ्यूचर्स पर भी आप 1% की कमजोरी देख रहे हैं और यूरोप में भी सर करीब 2% की कमजोरी आपको आती हुई दिख रही है। कच्चा तेल आज 1.5% नीचे है। गोल्ड के प्राइसेस फिलहाल स्टेबल हैं। यूएस की बॉन्ड यील्ड पर भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। तो लगभग सभी एसेट क्लासेस पे थोड़ा दबाव दिख रहा है सर, और ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं। क्या करना चाहिए? दीप, ये वाली जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे एशिया के बाजार आज छुट्टी मनाकर, जापान, साउथ कोरिया और कौन से चीन, 3 बंद है ना, चीन भी बंद है ना। हाँ, ये काम 2-3 हफ्ते हम कर चुके हैं पहले। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, याद है आपको? जब हफ्ते में बीच में एक दिन छुट्टी आई तब हमारे यहाँ बंद था। याद है सर। आज हम काम कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए अच्छा है कि बाजार बंद है। तो मैं तो ये चाहता हूँ बाकी और कुछ हो ना हो, वही फॉर्मूला दूसरों के लिए भी लागू हो जाए जो हमारे हुआ था कि भाई एक दिन की छुट्टी के बाद जब बाजार खुले तो हमारे बाजार उतने गिरे ही नहीं, करेक्ट, उल्टा ऊपर हो गए।
अब कल ये बाजार जो खुलेंगे, वैसे तो इस हफ्ते काफ़ी कुछ एशियाई बाजारों में बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो जो खुले तो उन्हें ज़्यादा गिरावट ना देखनी पड़े, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो अच्छी नहीं दिख रही है। एशिया भले छोड़ भी दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि चलिए हांगकांग अपनी समस्याओं से जूझ रहा है और सिंगापुर वगैरह आधा पौन % 1% के आसपास कमज़ोर है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 550 अंक कमज़ोर हो, वो भी तब जबकि ऑलरेडी 250 पॉइंट के आसपास की 200 पॉइंट की कमज़ोरी शुक्रवार को देख चुके हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा दबाव तो है, थोड़ी चिंताएँ तो है, और ऐसे में हमारा फॉर्मूला है वही रखना है कि ऊपर में हल्का होना है। मौका मिले थोड़ा ऊपर आए, हल्का होइए, थोड़ा ऊपर आए पुट खरीदिए, वो आप एक काम कर सकते हैं। और पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, दोनों में फ़र्क है। पहला सपोर्ट लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में फ़र्क है। बहुत ज़्यादा एक तरफा तेज़ी का मार्केट हो, हल्का करेक्शन आए, पहले सपोर्ट लेवल पर ही घुस जाइए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का इंतज़ार मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, 17,275, 17,350, इस 75 पॉइंट की रेंज में एंट्री करनी है। और पहला सपोर्ट है 17,440 के आसपास, 425 के आसपास, जो आज का सुबह का लो है। तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वहाँ पर खरीदें, अदरवाइज 17,275, 17,350 का इंतजार करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरनाइट पोजीशन जितना कम रखे उतना बढ़िया। अब मैं पहले डेटा बता दूँ, डेटा क्या कह रहे हैं। 17,500 के नीचे ट्रेड करना अच्छा संकेत नहीं है अगर टिका रहा तो, और उसकी वजह ये बताऊं, 17,500 के नीचे आने पर निफ्टी में करीबन 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जो रिस्क पर हैं। 17,500 के पुट पर 51 लाख शेयर हैं, 17,550 पर 19 लाख शेयर और 17,600 पर लगभग 27 लाख शेयर। इसका मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ शेयर है। अगर 17,500 के नीचे हम बंद होते हैं तो इनके लिए तेज़ी की पोजीशन पर रिस्क हो जाती है और इस वजह से थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर बन सकता है। पॉइंट नंबर 1, 17,500 बचे हुए 1 घंटे के लिए मेक और ब्रेक है, इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर 17,500 के नीचे बंद हुआ तो कल के लिए भी कमजोरी का संकेत है। पिछले 3 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग आपको 17,500 के ऊपर की ही मिली है, ये ध्यान में रखें, 17,519 की मिली है। सो इसके नीचे आपको 17,500 के नीचे बंद नहीं होना है, पहला ये। ऊपर कितना जा सकते हैं, 17,625 के ऊपर बंद हुए तो आप फिर से 630 के ऊपर बंद हुए तो फिर मजबूत हो जाएंगे। लाइफ टाइम हाई 17,629 और इसीलिए मैं आज सुबह कह रहा था 17,600 625 की रेंज में आए तो वहाँ प्रॉफिट बुक करिए, बेचिए, शॉर्ट भी करिए, और वहीं से घूम गए। तो अब भी यही रखना है, 17,600 के आसपास बेचना है और 17,500 के नीचे अगर बंद होते देखे तो थोड़ा और कम करना है। ये आपके लिए डेटा है, डेटा साफ बता रहे हैं। 17,600 के आसपास 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ सप्लाई आएगी आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,500 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 37,500 के नीचे का है, उसके नीचे ट्रेड करने पर थोड़ी सी रिस्क खुल रही है। अब जो खरीदने का अच्छा लेवल बनता है वो 36,850 से 37,100 की रेंज का बनता है। अगर हमने 37,300 तोड़ दिया तो अभी 37,300 बैंक निफ्टी ले आइए, अब निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी ले आइए, 37,300 आखिरी उम्मीद है आज के लिए। इसके नीचे गए तो फिर 36,100 से लेकर नीचे 36,850 की रेंज में जाएंगे, वहाँ पर ज़रूर खरीदना चाहिए। और जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है, एकदम से एग्रेसिव होकर ओवरनाइट खरीदने से बढ़िया है, बेहतर है एक दिन के बाद नेक्स्ट डे खरीदे ओवरनाइट पोजीशन रखने के बजाय, और थोड़ा कोई बात नहीं ऊपर में भी लेना पड़े तो चलेगा। तो ये आपके लिए लेवल है। ऊपर में कितना जा सकते हैं, 37,700 37,800 ज़बरदस्त सप्लाई की रेंज है, यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है। तो 37,500 के ऊपर से हल्का होना शुरू करना है, 37,700 37,800 पर हल्का हो जाना है और नीचे 37,000 36,850 की रेंज में आएगा तब खरीदना है, ये ध्यान में रखिए। तो फिलहाल अगर रिकवरी आती है आखिरी 1 घंटे में तो आपको थोड़ा हल्का होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये आपके लिए क्लियर संकेत है कि अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो वो हल्का होने के लिए इसका आप इस्तेमाल करें, ना कि फ्रेश पोजीशन लेने का। फ्रेश पोजीशन कल सुबह देखते हैं, आज शाम ग्लोबल मार्केट्स को रिएक्ट होने दीजिए और उसके बाद आप एक कॉल ले सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स अनिल जी ने आपको दे दिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, जहां पर आपको रखनी है नजर रखते हैं कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर। चलते हैं वापस सिमी जी के पास, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, मार्केट खराब है पर इस खराब मार्केट में जो स्टॉक एक नया 52 वीक हाई बना रहा है उसमें तो जरूर ध्यान देना चाहिए। जीएमआर इंफ्रा सालों हो गया चला नहीं, आज मार्केट खराब है, ये एक नया 52 वीक हाई बनाया है, 3390 के ऊपर ब्रेकआउट किया है, सुबह 36 तक गया था, सस्टेन नहीं किया, अभी वापस 3390 के आसपास आ चुका है। पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी चलेगा, यहाँ पे करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 36 का मिनिमम टारगेट होगा क्योंकि वही आज के दिन का हाई है। ये हाई क्रॉस हो जाएगा तो स्टॉक 39 से 40 तक भी जा सकता है और ये स्टॉक मेरा रडार पर है।
सुमित जी का भी रडार पर होना चाहिए। तो मैं इसका फ्रेश जो लेवल्स और टारगेट्स मैं सुमित जी को देने के लिए फॉरवर्ड करती हूँ। सुमित जी बताएगा इसका नेक्स्ट टारगेट क्या आ सकता है। और स्टॉप लॉस मेरे लिए सुमित जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा स्टॉप लॉस नहीं दे सकती। ये चलेगा तो जरूर, दो राय नहीं है इसमें, पर स्टॉप लॉस सुमित जी से ले लीजिएगा। छोटा स्टॉप लॉस सुमित दे सकता है। सुमित जी, आपके क्या चार्जेस हैं स्टॉप लॉस देने के? चार्जेस नहीं होता अनिल जी, अगर देखो, हमने ऐसा सुना है कि जी सिमी जी, हमने ऐसा सुना है कि फ्री की एडवाइस बराबर नहीं आती, इसलिए मैंने कहा कि सुमित जी को चार्जेस दिलवा दें आपसे, ताकि आपको एडवाइस एकदम परफेक्ट मिले। आपको कहाँ से सुमित जी से स्टॉप लॉस लेने की जरूरत पड़ गई सिमी जी? पड़ गई अनिल जी, आपको मालूम है मैं छोटा स्टॉप लॉस नहीं दे सकती। सुमित जी 10-20 पैसा में भी काम करके निकल जा सकता है, पर मेरे लिए जीएमआर जैसा स्टॉक में भी 1 रुपया का स्टॉप लॉस देना पड़ता है। अब मैं 1 रुपया का स्टॉप लॉस दूं तो मुझे ट्रेडर्स के साथ अच्छा मतलब नहीं होगा, तो इसलिए मैं सुमित से एक छोटा सा स्टॉप लॉस मांग रही हूँ। मेरा टारगेट तो मैंने दे दिया है, 36 का मिनिमम टारगेट है और 39 से 40 का टारगेट हो सकता है, फ्राइडे तक आ जाएगा। यहाँ पे खरीदना चाहिए। और सुमित दोनों टारगेट स्टॉप लॉस ही दे देना, इंट्राडे का और पोजीशन। सुमित जी देखो, जो चीज मैं ना इतने सालों से बोल रहा था, महीनों से बोल रहा था, अब पूरी देश और दुनिया उसे जाने। मैंने बोला 50 के नीचे वाले स्टॉक्स के आप ही सम्राट है, शहंशाह हैं, देख लीजिए। 50 के नीचे वाले स्टॉक में आप ही के पास आती है सारी की सारी। बताइए, जीएमआर इंफ्रा के लिए तो देना ही पड़ेगा ना, आपने भी बता दिया है। जीएमआर इंफ्रा के लिए स्टॉप लॉस बताएं। सुमित शेयर है नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं, खाली सिमी जी को धन्यवाद। मतलब मैंने क्या बिगाड़ा सुमित जी, मैंने तारीफ ही की आपकी। नहीं अनिल जी, आपके पास भी आ रहा हूँ कि अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक जीएमआर इंफ्रा का सवाल है, बिल्कुल जीएमआर इंफ्रा बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली तेजी में रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, और अब जीएमआर इंफ्रा में ब्रेकआउट है। रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है, और अब ये स्टॉक 40 का लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में दिखाने को तैयार है, और पोजिशनली ये स्टॉक 45 से 46 रुपए तक का मूव भी दिखाएगा। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करना है। ट्रेडिंग के लिहाज से 33 रुपए 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस भी काफी है, और पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से जीएमआर इंफ्रा के अंदर 31.50 का स्टॉप लॉस रखे, जिसपे 40 से 45 के टारगेट देखने को मिलेंगे। और ट्रेडिंग के लिहाज से जो सिमी जी ने टारगेट दिया वो बेस्ट है, 36 से 40 रुपए तक के लेवल तो जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए लेवल्स जीएमआर इंफ्रा पे। दो बिल्कुल बैक टू बैक है, पहला कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, और उसके बाद आशु मदान साहब भी तैयार हैं अपने एक बेहतरीन कॉल के साथ। और आज पूरे आधा घंटा 40-45 मिनट बीतने के बावजूद चेहरा उतरा हुआ है, मतलब थोड़ा मुरझाया हुआ है बंसल जी का। तो आई डोंट नो, पूछ लेते हैं मार्केट की वजह से या उनके पार्टनर छुट्टी पर हैं, आज क्लोजिंग शो में नहीं है, दोनों में से क्या वजह है। बिगुल के बाद चलते हैं चार्ट कॉर्नर। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं राकेश जी। देखिए अनिल जी, मार्केट वीक है, बट एक स्टॉक जो तेजी की तरफ जा रहा है, जहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक है ओएनजीसी, जहां पर वीकनेस का, कमजोरी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ओएनजीसी पे खरीदारी की राय है। 127 127 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट जोन है 134 से लेकर 137 का, दूसरा टारगेट जोन है 142 से लेकर 144 का। तो ओएनजीसी है चार्ट कॉर्नर पिक। और टू कुणाल जी नहीं? अनिल जी, कुणाल जी तो लीव पर है, अवकाश पर है आज। अच्छा, तो मैं इसीलिए तो पूछा था, आज एकदम आप थोड़े उदास हैं। उदास मार्केट की वजह से, कुणाल जी के अवकाश की वजह से? नहीं अनिल जी, उदास मैं अनिल जी अपने जितने मेरे को पैनलिस्ट है अनिल जी, इन सब की वजह से हूँ। ये यहाँ पर काफी कंफ्यूजन मिलता है अनिल जी ऑन एयर। जैसे आज सुबह मैं दवाई का नाम नहीं ले पा रहा था, आप देखें जिंदल को यहाँ जिंदाल बुलाया जाता है। जो सुमित जी 50 के नीचे के शेयरों के सम्राट हैं, सब सांगी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो संगी बोलते हैं। और आज अनिल जी आशु मदान जी ने और कंफ्यूज कर दिया। मैकडबल बोलते थे, उन्होंने मैकडबल के ऊपर अनिल जी इतना जोर डाला, मैं खुद इतना कंफ्यूज हो गया हूँ। तो ये कंफ्यूजन अनिल जी मेरी उदासी की वजह। चलो, स्टे कंफ्यूज। मतलब जनरली तो हम जिसको भी विशेष करते हैं हम कहते हैं स्टे ब्लेस्ड। आप सर कंफ्यूज ही बहुत अच्छे लगते हो, तो हमारे बंसल जी जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। आइए अगला बिगुल आशीष सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
बताएं आशु सर, आपका फ्रेश कॉल। अनिल जी, नहीं, आप एक्चुअली क्या है कि पिछले 5-7 मिनट में जो कॉल था वो अब अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहा। मैंने आपको अनिल जी ओपनिंग में बोला था कि मेटल्स में एक्सीडेंट है और मेटल्स में फंस गए हैं। तो अनिल जी JSW स्टील बेचना था 651 से 53 में, पर ऑलरेडी वो 7-8 रुपए का फॉल आ चुका है। तो अनिल जी लास्ट 2-4 मिनट के अंदर जो थोड़ा टाइम लग गया उसके अंदर वो फॉल आ चुका है। तो अनिल जी अब नहीं बेचना, 650 के ऊपर ही 650 से 55 के बीच में बेचना था 635 के टारगेट से, लेकिन ऑलरेडी नीचे आ गया। सो अनिल जी अब नीचे में मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। तो अनिल जी ये कॉल फिर नल एंड वॉइड है इस वक्त। ओहो, क्या बात है। जब शॉर्ट कॉल हो तो फिर, और ऐसा मार्केट हो तो आशु सर का शॉर्ट कॉल तो फिर धुआंधार एकदम ऐसा गोली की तरह भागता है। चलिए एनीवे, तो ये है आपके लिए JSW स्टील जो कमज़ोर दिख रहा है। चार्ट पर बाजार भी थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखा है। आइए, लेकिन JSW स्टील की बात निकली, मेटल शेयरों की बात निकली, तो जान तो लें ऐसा क्या हो गया है मेटल शेयरों में कि सबके सब धराशायी है, सबकी चमक पड़ गई है फीकी। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ स्टूडियो में है। आशीष, क्या हो गया? अरे जी, 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, चाइना में जो कीमतें लगातार गिर रही हैं आयरन ओर की, उसके चलते एक दबाव देखने को मिल रहा है। आज देखिए NMDC में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट, और इनफैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट जो है आपको आयरन ओर के फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। डालियन कमोडिटी एक्सचेंज में कीमतें एक दिन में 8%, हफ्ते में 19, महीने में 34, और पीक जो कि महीने में मई के महीने में टच किया था पीक, वहाँ से अगर आप देखें तो करीब करीब 50% जो है आयरन ओर की कीमतें घट चुकी हैं। इसके पीछे का कारण हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चाइना में जो प्रदूषण की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, और इनफैक्ट अब बातें ऐसी हो रही है कि 64 क्षेत्रों में जो है ये जो प्रोडक्शन कंट्रोल है इसको जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल फोकस्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो स्टील बनाने के लिए आयरन ओर की आवश्यकता होती है, तो आयरन ओर की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। लेकिन सेंटिमेंटली और फंडामेंटली अगर आप देखें, क्योंकि प्रोडक्शन घटेगा, इसके लिए स्टील कंपनीज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिख सकता है। इसके अलावा एक और घरेलू खबर ये भी आती हुई दिखी कि सरकार ने जो है आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक पर जो GST है वो 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। तो इसका भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स में काफ़ी मजबूती आई है। सिग्निफिकेंट होता है 1% भी चलना, और पिछले 3 दिन में देखें तो 1% करीब करीब डॉलर इंडेक्स चल चुका है। इन्वर्स कोरिलेशन होता है कमोडिटीज़ और डॉलर इंडेक्स में, तो इसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज पूरा मेटल पैक जो है लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो मेटल्स पर 3 बड़ी वजह है जिससे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एक तो ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा GST, और तीसरा डॉलर इंडेक्स। तीनों ही आशीष सर बराबर है कारण, तीनों के तीनों ठीक है ना? कोई चौथा एक और है मेरे पास कारण, अगर आप बता पाए तो ठीक, नहीं तो बाद में मैं बताऊंगा। नहीं अनिल जी, आप बता दीजिए कारण ठीक है। और सबसे बड़ी बात है अनिल जी, जो भी सेक्टर जो बड़ा फेवरेट रहता है, जिसमें पैसे बने होते हैं, लाइमलाइट होता है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट होता है, यूफोरिक होता है, उसके अंदर अनिल जी इस तरह के डेंट लग जाए ना, तो फिर उसमें लॉसेस भी बड़े होते हैं। और क्या होता है अनिल जी, मेंटल मेकअप, मतलब आप अनिल जी देखिए, फार्मा जो कुणाल जी ने इतना नीचे से आइडेंटिफाई किया था, क्रांतिकारी सेक्टर, कितना प्रॉफिट हुआ अनिल जी। पिछले 2 महीने से बात नहीं हो रही है, धीरे 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 करके तो अनिल जी कमाया हुआ पैसा ना ऐसे निकल जाता है कि वो जो जब इतना पैसा बनता है तो सेक्टर से ऐसा प्यार हो जाता है कि वो प्यार खत्म नहीं होता। तो ये अनिल जी ऐसी मार्केट में बहुत जरूरी है कि जिस सेक्टर में आपका पैसा बना और जो बहुत ही मतलब लाइमलाइट में रहा हो, उससे निकलना भी बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो आपके पैसे ले जाता है। तो अनिल जी फार्मा में जो हुआ उसके बाद ये मेटल में मुझे लग रहा है, इसलिए मेटल में मैंने कहा कि मुझे अब अगले 8 दिन और खराब लगते हैं अनिल जी। ओके, 8 दिन श्राद्ध पक्ष चालू हुआ है मेटल में कुछ? अच्छा, चौथा कारण जो आपने बताया नहीं, चौथा कारण वो है कि आशु सर का ध्यान मेटल स्टॉक्स पे मंदी का है। वो सबसे बड़ा, हमारे लिए तो सबसे बड़ा कारण वही है। इस वजह से मेटल स्टॉक और नीचे जाने की तैयारी में है। लेकिन अच्छी बात है कि आशु सर आजकल बहुत सारे लॉन्ग कॉल भी देने लगे हैं, भले जैसा भी लगे, जिसको पसंद आए ना पसंद आए। मैकडोवेल भी दिया तो है ना, मैकडोवेल में खरीदारी करने की राय, और सामने मेटल्स में बिकवाली का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स थोड़े कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए थोड़ी कमज़ोरी वाली मामला बनता हुआ दिख रहा है। आइए, मेटल शेयरों में कमज़ोरी है, लेकिन जो मजबूत शेयर है उन पर भी राय ली जाए। इंडियन होटल अब भी 9% की अच्छी मजबूती के साथ दिन के टॉप पर बैठा हुआ है। सिमी जी, इंडियन होटल्स देखिए आप चार्ट, वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से अच्छा लेवल क्या है? एंट्री कहाँ नीचे आए तो खरीदें, या अभी भी खरीद ले इसी लेवल पर?
अनिल जी, अगर खरीदना है तो अभी भी खरीदा जा सकता है, पर नजरिया कितना है वो देखना पड़ेगा। अगर नजरिया बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है तो मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है और ये जो चार्ट है, इसमें मिनिमम 190 तक का रैली पॉसिबल है, और वो भी करंट लेवल से अगर नेक्स्ट 3 महीने से 4 महीने अगर होल्ड करने का नजरिया है तो मुझे लगता है कि 190 की टारगेट भी इसमें आ सकता है। तो मुझे मेरे तरफ से तो मैं बिल्कुल मतलब मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे भी खरीदा जा सकता है, पर स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 190 का टारगेट नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आना चाहिए। ओके, तो 190 के टारगेट के लिए नजर रखिए। इंडियन होटल्स, ये है बढ़िया एक्शन। अनिल जी ने भी आपको कहा है 175 तो पोजिशनल बेसिस पर आ ही सकता है सिमी जी की तरफ से और बड़े टारगेट्स। और ऐसे बाजार में जहां पर आप देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी पूरे बाजार में दबाव है, 10% की तेजी इंडियन होटल्स दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। आइए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन मुरारका साहब, स्वागत करते हैं उनका निफ्टी के निशान पे। नितिन मुरारका, गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या होनी चाहिए इस समय स्ट्रैटेजी? सर यहाँ पे एक हेज स्ट्रैटेजी प्ले करेंगे जिसमें रिस्क काफी कम है और रिवार्ड काफी अच्छा हो सकता है। और स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम 17,500 की कॉल ऑप्शन 2 लॉट खरीदेंगे और 17,400 की कॉल ऑप्शन हम 1 लॉट बेच देंगे। यानी कि हम 2 लॉट खरीद रहे हैं 17,500 की और 1 लॉट हम 17,400 की बेच रहे हैं। और इसमें ये जो बन रही है अभी 30-32 रुपए का प्रीमियम कॉस्ट आ रहा है, यानी कि मेरे प्रीमियम 32 रुपए की कॉस्टिंग है। और इसमें मैं स्टॉप लॉस ये रखना है कि जो 32 रुपीज की कॉस्टिंग है वो आधी रह जाए, यानी अगर 15 रुपए रह जाए तो आपको लॉस बुक कर लेना है। और अदरवाइज ये जो 32 रुपीज है ये बढ़ के करीब 80 से 90 रुपए हो सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि 17,400-450 सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल पे मैं 17,500 की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ डबल, और प्रीमियम हेज करने के लिए 17,400 की मैं 1 लॉट बेच रहा हूँ। तो ये इसे हम कॉल बैक स्प्रेड बोलते हैं। इसमें जो फंड्स का डिप्लॉयमेंट है 1 लॉट बनाने में 17 से 18,000 कैपिटल डिप्लॉयड केवल आता है, तो रिस्क काफी कम है। 15 रुपए के स्टॉप लॉस पे हम 60-70 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये कॉल बैक स्प्रेड यहाँ पे किया जा सकता है। बात है, तो ये है आपके लिए 17,500 का 2 लॉट खरीद कर 17,400 का 1 लॉट। अच्छा, रिस्क तो वैसे तो कॉल खरीदा भी है, बेचा भी, तो रिस्क तो लिमिटेड ही है आपकी, और 2 कॉल खरीद रहे हैं। किस लेवल के आसपास ऊपर आए तो प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा और वहां प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए नितिन जी, या फिर खुला रखें, ऊपर जितना जाए जाने दे? देखिए जी, ये पोजीशन केवल 2 दिन रखने की है। इसमें वैसे ऊपर जाएंगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, यानी कि अगर, क्योंकि मेरे पास 2 कॉलें प्लस हैं और मेरी प्रॉफिट वैसे 17,650 के ऊपर स्टार्ट होता है अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ से जैसे ही थोड़ा बाउंस होने लगेगा ये प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि 17,500 2 कॉलें प्लस हैं और 17,400 की कॉलें 1 माइनस है। तो यहाँ अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट का बाउंस आ जाएगा तो जो ये 30 रुपए का डिफरेंस है ये कम से कम 65-70 रुपीज का हो जाएगा। और अगर मार्केट गिरती है तो मैक्सिमम 15 रुपए का लॉस बुक करके निकल जाना है। ओके, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए स्ट्रेटजी। और निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है नितिन जी? लेकिन जी बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुए थे वो ब्रेकआउट 37,000 के ऊपर का ब्रेकआउट था और अभी 37,325 के आसपास फ्यूचर्स हैं। तो ये रिट्रेसमेंट हो रही है, हो सकता है 101 पॉइंट बैंक निफ्टी और करेक्ट हो सकती है, बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़े नीचे के लेवल पे मिलनी चाहिए। आज नहीं तो कल हो सकता है मिले। तो बैंक निफ्टी में आज हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, निफ्टी में हेज ले रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर कल 37,100 के आसपास मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे हम 36,900 के स्टॉप लॉस पे काम करेंगे। बट आज नहीं ले रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड मार्केट सारे दिख रहे हैं कि नेगेटिव है, तो वो रिस्क हो सकता है, तो इसलिए हम केवल निफ्टी में ट्रेड करें। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय नितिन जी की तरफ से स्ट्रैटेजी। इंटरेस्टिंग कॉल आती हुई दिख रही है निफ्टी पर, एक अलग तरह का स्प्रेड आप बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स देने के लिए। 550 अंक नीचे है बैंक निफ्टी, फिलहाल डेज लो पर ट्रेड करते हुए। निफ्टी पर भी आप थोड़ा दबाव देख रहे हैं, करीब 150 पॉइंट्स की है कमजोरी। बट जैसे हम बात कर रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर और खबरों के दम पर काफी सारे काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज होल्ड आउट कर रहा है कमजोर बाजार में, यहां पर खबरों का भी सपोर्ट है। आइए जानते हैं क्यों बन रहा है एक्शन नजारा टेक में। कुशल हमारे साथ है तैयार। कुशल बताएं।
बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए यहाँ पर अधिग्रहण का सिलसिला कम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट नज़ारा टेक्नोलॉजीज में अभी आप देखिए इनकी जो सब्सिडियरी है नॉर्डविन गेमिंग, उन्होंने करीब 73 करोड़ रुपए में OML एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण किया है। अब ये अधिग्रहण जो है, एक तो इनका गेमिंग बिजनेस था OML एंटरटेनमेंट का, और साथ ही जो IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस है उसको भी इन्होंने अधिग्रहण किया है। अब यहाँ पर इसका जो रैशनल ये है, अगर आप देखें तो यहाँ में इनका जो 14 से 30 इयर्स का जो एज ग्रुप है, वहाँ पर इनका जो बड़ा सेगमेंट है गेमिंग को लेकर, उस पर इनका ज़्यादा बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आएगा। वहाँ पर इनका बिजनेस एक्सपेंशन होगा। और साथ ही OML एंटरटेनमेंट की बात करें तो अभी जो उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया है FY20 में, उसका कुल वैल्यू, जो कुल आय थी वो करीब 91 करोड़ रुपए की थी, और साथ ही जो एबिटा मार्जिन आ रही थी वो करीबन 10% की हो रही थी। अब यहाँ पर जो नॉन गेमिंग एस्पेक्ट है इनके ओवरऑल कारोबार का, OML एंटरटेनमेंट का, वो काफ़ी बड़ा फोकस एरिया बनता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर OTT कंटेंट, साथ ही जो आर्टिस्ट मैनेजमेंट है, टैलेंट मैनेजमेंट है, उन सब स्पेसेस में अब कंपनियों की, जो दोनों कंपनियां हैं, चाहे आप नॉर्डविन गेमिंग कहें या फिर OML एंटरटेनमेंट, उनकी सिनर्जीज काफ़ी अच्छे से बनती हुई नजर आएगी, और आगे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेटर भी ये स्पेस जो है बनता हुआ नजर आ सकता है ओवरऑल नज़ारा टेक्नोलॉजीज के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हाल ही में इन्होंने जो नया अधिग्रहण पहले किया था कुछ समय पहले, ये 186 करोड़ रुपए में ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज में, तो लगातार जो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज अधिग्रहण करती हुई नजर आ रही है, और इसका जो इम्पैक्ट है इनकी फर्दर जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। पर ये जो एक्विजिशन है ये भी अच्छा एक्विजिशन, अगर आप ओवरऑल अगर आप OTT सेगमेंट में देखें तो यहाँ पर नॉर्डविन गेमिंग और इसका जो सिनर्जी वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी सिनर्जीज बन सकती हैं, और इसलिए हम देख भी रहे हैं नज़ारा वैसे लगातार एक्शन में है, और आज भी देखिए वीक बाजार में करीब 2% की तेजी नज़ारा टेक आपको दिखा रहा है। एक जरा इस पर राय भी ले लूं मैं किरण जी से। किरण जी, जरा चार्ट्स पर भी दे नज़ारा टेक पर राय। होल्ड आउट कर रहा है, खबरों का भी सपोर्ट है, क्या राय बनती है सर इस पर? दीप, चार्ट पैटर्न अभी भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अभी भी कोई ऐसे बड़ी वीकनेस नहीं है। अभी 2020 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तभी थोड़ा सा वीकनेस के ट्रेंड्स चालू होते नजर आएंगे। मेरा मानना है कि थोड़ा सा हमने जो वर्टिकल रैली देखी है 1560 से लेके 2020 तक, 2220 तक, तो मुझे लगता है कि इतने बड़ी रैली के बाद एक थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना चाहिए, और अगर ये टाइम करेक्शन होता है तो वापस एक बार अच्छे मूव्स आपको देखने को मिलेंगे ऑन द हायर साइड। तो अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा, पर नीचे में एक्यूमुलेट करने की सलाह है। ओके, नीचे में एक्यूमुलेट करें, अब मौका जब मिलेगा तब मिलेगा, बट नजर रखिए नज़ारा टेक पर इस समय एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, वो एक कॉल लेकर तैयार हैं। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक ट्रेडिंग बैट आया है, सेल साइड का स्टॉक है, 1 से 2 दिनों के लिए ही ट्रेड है, प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1228 रुपए के आसपास। स्टॉक का नाम है वोल्टास। वोल्टास के अंदर एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग यहां से देखने को मिल सकती है। स्टॉक एक अच्छा खासा वन वे तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, लेकिन लास्ट 2 से 3 दिनों में स्टॉक में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वोल्टास में यहां से एक गिरावट देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर नीचे में 1200 रुपए और 1190 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास में यहां पे CMP पे बिकवाली करे, स्पॉट लेवल के हिसाब से 1250 का स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में जो टारगेट्स बनेंगे 1200 रुपए का पहला, 1190 का दूसरा, स्पॉट लेवल के हिसाब से ये टारगेट्स है। 1 से 2 दिन का ट्रेड है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है। बिल्कुल, तो नजर रखें वोल्टास इस पर आ रही है बिकवाली की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। एक एक करके हम देख रहे हैं कि सारे काउंटर्स पर बिकवाली, और स्पेशली वोल्टास जो पिछले कुछ समय से एक होल्ड आउट कर रहा था, काफी बड़ा एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा था। इस स्टॉक पर भी आप गिरावट आते हुए दिख रहे हैं। पर नजर रखिए टिमकेन इंडिया, इस पर एक बड़ा स्पाइक आ रहा है। थोड़ी देर पहले भी रेडार पर आया था और अच्छी गेंस आ रही थी, और अभी इस समय खरीदारी आ रही है। सिमी जी, जरा टिमकेन इंडिया के चार्ट्स देखें, 8.5% ऊपर है, स्पाइक आ रहा है और डेज हाई पर है काउंटर। एक वेरी फ्रैंकली दीपांशु, ये स्टॉक मैं आज ही के आज 17.65 के ऊपर से देख रही हूँ दीपांशु, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और मैं सिर्फ वेट कर रही थी एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो मैं यहाँ पे बाई कॉल दे सकती थी। 1810 का मेरा टारगेट था, और अभी ये टारगेट भी हासिल हो चुका है। पूरा मिस आउट किया है मैंने। दूसरा स्टॉक्स देख रही थी मैं, और मार्केट इतना खराब है कि मुझे लग रहा था कि
इतने सारे बाय कॉल्स दूंगी ये सोच के मैंने सिर्फ टिमकेन नहीं दिया था, नहीं तो टिमकेन में भी 52 वीक ब्रेक था, वो भी 1750-60 के ऊपर, उसी रेंज के आसपास से मैं भी देख रही थी, पर मैंने पूरा मिस कर गया और यहाँ पे मैं नहीं दे सकती हूँ। बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है कि इस मूव में 1900 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, पर यहाँ पे मैं फ्रेश कॉल नहीं दे सकती हूँ। मैं बहुत नीचे से देखी हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का है सिमी जी, क्या चीज का डर है? मतलब डर इस बात का है अनिल जी, टाइम बहुत निकल चुका है ना, मतलब लेवल्स भी एक, अगर 65-60 में देता तो यहाँ पे मेरा एक टारगेट आ सकती थी, पर यहाँ पे दूंगी तो हो सकता है कि शायद मार्केट का ओवरऑल अंडरटर्न इतना खराब है, अगर यहाँ से और ना बढ़े तो मुझे बहुत खराब लगेगा कि क्योंकि इतना ऊपर आ चुका है स्टॉक, अब यहाँ पे कोई लेके फंस जाएगा तो मुझे खराब लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ। पर मैंने ये स्टॉक देखा था, पर ये बढ़ चुका है, मेरा हाथ से निकल गया है। वो बात तो ठीक है, बिल्कुल लेकर कोई फंस जाए वो काम होना नहीं चाहिए, तो इसलिए बेटर सेफ देन सॉरी। कोई बात नहीं, एक आध कॉल रह गया तो रह गया, चलता है, लेकिन बाजार खराब है तो ज़्यादा हिम्मत करके ऐसे कॉल देने से मतलब नहीं, ऐसा मानना है सिमी जी का। आइए बच चुके हैं 3 और वक्त है बैन से बेनिफिट का। कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन लिस्ट में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? चलते हैं आशीष के पास। एक्चुअली आशीष के पास जाने की जरूरत नहीं, आशीष खुद ही यहीं पर है। जी अनिल सर, वो तो रोज की आदत पड़ी हुई इसलिए बोल दिया चलते हैं आशीष के पास, पता चला बाद में आशीष तो यही है। आशीष बताइए, लिस्ट में बाहर कौन निकलेगा? अनिल जी एक ही स्टॉक है जो बाहर आ रहा है, वो है एस्कॉर्ट्स। आमतौर पर ये ज़्यादातर स्टॉक आता नहीं है बैन में, लेकिन समाव आ गया था। अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो 80% आ गई है, 80.09% है और अभी समय भी काफ़ी बचा हुआ है। धीरे धीरे मैं देख भी रहा हूँ कि पोजीशंस कम हो रही हैं, तो एस्कॉर्ट्स तो पक्का बैन से बाहर आ जाएगा। लेकिन एक स्टॉक एंट्री भी कर रहा है और ये काफ़ी फ्रीक्वेंट विजिटर है, वोडाफोन आइडिया। फिर से? हाँ बिल्कुल, ओह अच्छी पोजीशंस बनी हुई हैं। 101% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तब करीब 99% थी, अब 101% हो गई है, तो वोडाफोन आइडिया पक्का है बैन में आएगा। तो अच्छे रनअप के बाद वोडाफोन आइडिया जो भागा था निचले स्तरों से अब बैन में आ रहा है, तो ठंडा होने के पूरे आसार हैं। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ ये स्टॉक बैन में आता हुआ दिख रहा है और थोड़ा फिर ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा कमजोरी और आपको देखने को मिले। आज ऑलरेडी 3% तो कमजोर है ही। जिन लोगों के पास हैं, सचिन जी जरा चार्ट देखिए, क्या उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली ये जो जोन है 10:30 से 11-12 के आसपास का, मुझे लग रहा है वहाँ पर कहीं जाकर वापस एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखें तो वही जाकर एक रिवर्सल, काफ़ी सारे रिवर्सल नज़र आए थे। सो इमीडिएटली मुझे लग रहा है एक्साइट नहीं होना चाहिए। जो रनअप आना था मुझे लग रहा है वो एक अच्छा खासा पुल बैक ही है। अगर किसी की पोजीशन फंसी है तो एक अच्छा मौका है जहाँ पर उनको ये पोजीशन हटानी चाहिए एंड कुछ बेटर क्वालिटी स्टॉक्स में स्विच ओवर करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर खरीदारी की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 11 के आसपास एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल, तो नजर रखिए वोडाफोन आइडिया, थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए, क्योंकि 6 रुपए के लो के आसपास था कुछ समय पहले और वहां से जिस तरह की खबरें आई हैं, डबल हो गया काउंटर बहुत ही छोटे टाइम में। अब थोड़ा करेक्शन भी दिखा रहा है, मुनाफा भी आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। वैसे वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में फिर से एंट्री लेने के लिए है तैयार वोडाफोन आइडिया। नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए एक और इंटरेस्टिंग स्पेस है जहां खबरों के दम पर कुछ एक्शन आज बनते हुए दिख रहा है। एक तो आरवीएनएल, जहां पर ऑर्डर विन के बेसिस पर हम सुबह एक्शन देख रहे थे, पर पूरे रेलवे सेक्टर के लिए कुछ अहम खबरें आती हुई दिखी हैं ओवर द वीकेंड। आइए जानते हैं इनके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या चल रहा है रेलवेज में? बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दीपांशु। अब देखिए, अब सरकार की तरफ से भारतीय रेलवे के पूरे पुनर्गठन की योजना है, यानी कि पूरा का पूरा सेक्टर जो है, जिसमें छोटी छोटी कंपनीज हैं, कुछ दिग्गज कंपनीज हैं, इनकी रीस्ट्रक्चरिंग की योजना फिलहाल सरकार की तरफ से होती हुई दिख रही है। एक्सपर्ट पैनल था जिनकी तरफ से कुछ सिफारिशें आती हुई दिखी हैं। जो मेजर सिफारिश थी या सुझाव दिए गए थे उन पर नजर कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि जो कई पुरानी कंपनीज हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हुए दिख रहे हैं, उनको वाइंड अप करने
की जो सिफारिश है वो एक्सपर्ट पैनल की तरफ से आती हुई दिखी है। दिग्गज कंपनी में विलय का सुझाव दिया गया है, जैसे कि IRCTC के साथ एक या दो कंपनीज हैं जिनका विलय करने का सुझाव यहाँ पे आता हुआ दिखा है। निजीकरण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है और साथ ही 8 ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं छोटे छोटे जिनको एक ही यूनिट के अंदर CPSE का गठन किया जाएगा और उसके अंदर ये 8 यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो को लोकोमोटिव बनाती है, कोचेस बनाती हैं, इनको इस यूनिट के अंदर लाने की योजना फिलहाल है। अब देखिए कई जो कंपनीज हैं जैसे कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, इसके साथ ही CRIS जो कि टिकटिंग संभालती थी, IT का कामकाज संभालती हुई दिख रही हैं। इसमें यही सुझाव दिया गया है कि ये सारी कंपनीज को वाइंड अप किया जाए और इनकी जो टिकटिंग कारोबार है, IT का जो कामकाज है उसको IRCTC में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा सुझाव यह है कि रेलटेल और IRCTC, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं रेलटेल की तरफ से भी, तो इनका विलय कर दिया जाए ताकि इनके जो खर्च हैं, कामकाजी खर्च, वो कम हो जाए और रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे है। सिमिलर केस है RVNL और इरकॉन का, सिमिलर कामकाज है, तो ये दोनों कंपनीज के विलय का भी सुझाव एक्सपर्ट पैनल की तरफ से आता हुआ दिखा है। और साथ ही जैसे मैंने कहा 8 ऐसी छोटी कंपनीज हैं जैसे कि लोकोमोटिव बनाती हैं, 2 व्हील यूनिट्स बनाती हैं, ये सारी कंपनीज को एक साथ एक ही यूनिट के अंदर जो CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का यूनिट, यहाँ पे एक साथ लाए जाने की बात या प्रस्ताव जो है वो किया जा रहा है। तो इन शॉर्ट आप देखिए जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे, छोटी छोटी कंपनीज बंद हो जाएंगी और इनका विलय यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। तो रेलवे के लिए काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की खबरें आती हुई दिख रही है। स्टॉक्स आपको जिन पे फोकस करना है IRCTC, RVNL, रेलटेल कॉर्पोरेशन और इरकॉन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल, तो नजर रखिए, ये खबरों के दम पर आप इन स्टॉक्स पर एक्शन भी बनते हुए देख रहे हैं। पैनल की रिकमेंडेशन रही है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। IRCTC वैसे तो हम लगातार इस स्टॉक पर चर्चा करते ही हैं और एक जबरदस्त तेजी रही है, पर वापस बैन में आ गया है ये काउंटर, तो नजर रखिए इस पर। RVNL, एक बार इस पर सुमित जी की राय ले ली जाए। सुमित जी, सुबह से एक्शन में अभी भी 2.5% की गेंस होल्ड कर रहा है, फर्दर ट्रेड दिखता है इस पर सर? पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा दीपांशु। स्टॉक के अंदर ऊपर में 32 रुपए का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है, तब उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर 35 से 36 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में RVNL में देखने को मिल सकता है। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चलें, 32 के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूव ऊपर में RVNL में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो एक अच्छा मूव RVNL में आपको आते हुए दिख सकता है, नजर रखिए इस काउंटर पर। फिलहाल थोड़ी सुस्ती ऑफकोर्स दिखा रहा है जिस तरह से ओपनिंग हुई थी, बट गेंस में है ये काउंटर अभी भी। इस बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। अब 600 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी बैंक 37,200 का लेवल तोड़ते हुए और 17,400 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी डेज लो पर आपको इंडेक्स आते हुए दिखाए और ये जो बिकवाली आई है पिछले कुछ मिनटों की, ज्यादातर बिकवाली आपको कुछ फाइनेंशियल नेम्स में आती हुई दिख रही है, साथ ही फार्मा काउंटर्स और मेटल्स जो सुबह से ही कमजोर है वहां से और आपको कमजोरी दिख रही है। टाटा स्टील पर एक बार नजर डाल दीजिए, 9% नीचे है इस समय, 1260 के लेवल पर टाटा स्टील आते हुए आपको दिख रहा है, तो काफी बड़ी कमजोरी उस पर हो रही है। HDFC बैंक दोनों पर आपको गिरावट दिख रही है जो और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस समय बाजार की वीकनेस पर। बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। पांचू, एक बार फॉर अ चेंज एक सेल कॉल मैं दे रही हूँ। सीमेंस को सेल करके चलने का सलाह होगा। 2152 2155 के आसपास है, यहाँ पे सेल करने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 2130, दूसरा होगा 2120 और तीसरा होगा 2105। ये तीनों टारगेट्स के लिए सीमेंस को सेल करके चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना पड़ेगा 2165 के ऊपर। सीमेंस में ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, डेली चार्ट में मार्केट भी खराब है, तो एक सेल कॉल भी जचता है यहाँ पे। सीमेंस को सेल करके चलने का सलाह होगा। रेयर ओकेजन है बाजार में जब सिमी जी की तरफ से भी आपको सेल कॉल आती हुई दिख रही है। डेज लो पर है बाजार, जैसे मैं कह रहा था इस समय, और सिमी जी की बिकवाली की राय है इस समय सीमेंस पर नजर रखिए इस काउंटर पर। चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
दीपांशु, M&M बेचना है एसटीपीटी के तौर पे। 735 का करंट भाव है, 742 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 1% का। 720 का टारगेट मुझे लगता है कल मॉर्निंग में मिलना चाहिए। 720 716 ये रेंज में मैं ये प्राइस को देख रहा हूँ, तो अभी के अभी बेच के चले। M&M, इस पर आपको करनी है बिकवाली। एक एक करके अब सेल कॉल्स थोड़ी और बढ़ती हुई दिख रही हैं। ऑटोज भी इसमें हेविली इम्पैक्टेड हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मेटल्स के रेट्स अगर बढ़ेंगे, जीएसटी बढ़ रहा है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट ऑटोज पर भी आएगा। बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर मेटल्स का भी हैवी यूज होता है, तो उसका भी आप इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं। SBI 4% नीचे, इसके बारे में भी आशु जी भी बात कर रहे थे, प्रेशर बन रहा है। किरण जी, SBI पर कोई राय सर? 4% नीचे, अब यहाँ पर कोई सपोर्ट दिखता है या फिर और वीकनेस बनेगी सर? दीप, चार्ट पैटर्न जो ब्रेकआउट लेवल था वो था लगभग 430-31 का, तो उसे को टेस्ट करते आ रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। पर वीकनेस है क्योंकि जिस तरीके से वर्टिकल हमने फॉल देखा है 470 से लेके 436, ये अच्छी बात नहीं है। वॉल्यूम भी काफी ठीक ठाक है, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजिशन ट्रैप होते हुए, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आपको ये सपोर्ट्स टेस्ट होते नजर आएंगे और ये ब्रीच भी हो सकते हैं। 430 के नीचे जाता है तो फिर वीकनेस, बड़ी वीकनेस आपको देखने को मिलेगी आते दिनों में। 430 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल, तो 430 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिलहाल उसके ऊपर ही है। बट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है 17,400, जो अनिल जी ने कहा था इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला सपोर्ट 17,450 के करीब आ रहा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,400 के, उसके जस्ट नीचे अभी अभी आपको निफ्टी आते हुए दिखाई। करीब 200 पॉइंट्स की गिरावट इस समय निफ्टी पर आपको दिख रही है और अब 700 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी बैंक 37,100 के लेवल पर अब सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे आ रहे हैं बाजार। देखते हैं कितना और इसका इंपैक्ट रहेगा। थोड़ी देर में अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेंगे, कुछ और डेटा के बारे में जानेंगे, पर आइए तब तक चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, ट्रेडिंग के लिहाज से एक सेल कॉल और रडार पे आया है। फार्मा स्टॉक्स में एक एक करके ब्रेकडाउन है, तो इस बार जो स्टॉक सेल साइड में रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 496, 497। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क में एक इनवर्स फ्लैग का ब्रेकडाउन है। स्टॉक ने रिसेंट के लोज ब्रेक कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है ग्लेनमार्क फार्मा यहां से 15 से 20 रुपए गिरावट दिखाने को तैयार है। 1 से 2 दिनों के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में यहाँ पे CNB में बिकवाली करें। 511 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में टारगेट 480 रुपए का पहला, 475 रुपए का दूसरा। 1 से 2 दिनों का ये टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। 480, 475 के लेवल के लिए सेल करें 511 के स्टॉप लॉस से ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा इस पर करनी है आपको बिकवाली, ये है आपके सुमित जी की राय। 17,400 होल्ड करने की कोशिश करते हुए निफ्टी इस समय, बट वीकनेस बढ़ रही है बाजार में। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है, आइए एक बार नजर डालते हैं। जैसे मैं कह रहा था, HDFC बैंक दोनों में है गिरावट, और इंडसइंड बैंक जिस पर एक बड़ी मूव आती हुई दिखी थी, वहां पर अब एक रिवर्सल हो रहा है। सचिन जी, क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में? जिस तरह से अब वीकनेस आ रही है, क्या ये सपोर्ट के लेवल्स हैं या फिर और गिरावट देखते हैं? 1100 के नीचे आज इंडसइंड बैंक। दीपांशु, इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर लेवल है एक ब्रेकआउट लेवल था, लगभग अराउंड 1085 के आसपास का, एंड वहीं से एक अच्छा मोमेंटम बना था काउंटर में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फिलहाल तो कोई रिवर्सल के फॉर्मेशंस नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर वापस एक बार बेस बन सकता है। सो 1080, 1085 एक अच्छा डिमांड जोन होना चाहिए। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है तो वापस खरीदारी करने के मौके ज़रूर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी न्यूट्रल राय होगी, फिलहाल तो वेट एंड वॉच करना चाहिए एक दिन के लिए एटलीस्ट, एंड उसके बाद रिव्यू करना चाहिए पोजीशन में। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा 1055 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। नजर रखिए इस पर, वीकनेस आती हुई दिख रही है। डेज लो पर है इंडसइंड बैंक इस समय, जहां तक स्टॉक का सवाल है।
एक काउंटर जहां पर खबरों के दम पर थोड़ा एक्शन सुबह दिख रहा था, बट ऑफ कोर्स बाजार की वीकनेस में ये भी इंपैक्ट हो रहा है। बट सबसे ज्यादा बजिंग स्पेस जो रही है मिड कैप्स में टेक्सटाइल्स, उसी का ये हिस्सा है वेल्सपन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी कंपनी की तरफ से आते हुए दिखे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताएं क्या चल रहा है वेल्सपन इंडिया में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए आज जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है बिकवाली का, इस बीच में पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है वेल्सपन इंडिया के लिए, जहां पे कंपनी अतिरिक्त निवेश करने की प्लान्स यहां पे करती हुई दिख रही है। आने वाले 2 साल में कुल मिला के 800 करोड़ के केपेक्स की योजना कंपनी करती हुई दिख रही है, जिसमें से 650 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो कंपनी अपने टॉवल कारोबार या होम सेगमेंट में करती हुई दिखेगी, जो लगातार मांग बढ़ती हुई दिख रही है और कैपेसिटी जो है वो कंपनी बढ़ाती हुई दिखेगी और इसी के चलते कंपनी यहाँ पे निवेश कर रही है। कंपनी का कहना है कि अपने टॉवल सेगमेंट में इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 20% बढ़ाने की योजना है। 1,02,000 MTPA ये जो कैपेसिटी है वो करने की योजना कंपनी की तरफ से, और इसी के चलते आने वाले 2 साल में कंपनी करीब 650 करोड़ का निवेश इस सेगमेंट में करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि इनकी जो फ्लोरिंग सेगमेंट है वहां पे भी अतिरिक्त 144 करोड़ का जो निवेश है वो कंपनी करती हुई दिखेगी। जो डी बॉटल नेकिंग है, इसके साथ ही रिन्यूएबल पावर स्पेस है कैप्टिव यूज़ के लिए, वहाँ पे कंपनी इसका निवेश करती हुई दिखेगी। और इस सेगमेंट में भी आप देखिए तो टोटल मिला के 800 करोड़ रुपए के निवेश की योजना कंपनी की तरफ से है, जो कि 2 साल में होती हुई दिखेगी। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि इसका जो रेवेन्यूज़ है, इसका जो फ़ायदा है वो पहली तिमाही FY23 से देखने मिलेगा। अतिरिक्त 1210 करोड़ तक के अतिरिक्त जो आय है वो होने की योजना यहाँ पे होती हुई दिख रही है। अनुमान यही है कि एडिशनल रेवेन्यूज़ होते हुए दिखेंगे 1210 करोड़ के हर साल इस इन्वेस्टमेंट से। तो इसी के चलते आज के सेगमेंट में हमने देखा कि अच्छे गेन्स बनते हुए दिखे, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए पहले भी काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी थी। ग्लोबली इस कंपनी में जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका फ़ायदा कंपनी को लगातार मिलता हुआ दिख रहा है। कैबिनेट की तरफ से जो टेक्सटाइल सेक्टर को PLI स्कीम से मंजूरी मिली है, इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। और हाल ही में हमने देखा था कि US FDA से जो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क के अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे, इससे भी वॉल्यूम वाइज कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी सारे एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव हैं, खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, और इसी के चलते वेल्सपन इंडिया पर आपको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो वेल्सपन इंडिया पर रखे नजर। आज ऑफ कोर्स थोड़ी सुस्ती ये काउंटर दिखा रहा है, बट वैसे एक बढ़िया मोमेंटम में रहा है और कुछ बड़े ग्रोथ प्लान्स भी कंपनी की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट पर भी राय दें। वेल्सपन इंडिया वैसे तो हल्की सी सुस्ती दिखा रहे, कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। 130 पर कैसा लगता है काउंटर सर? पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा दीपांशु। छोटा मोटा गिरावट है पिछले 5-7 दिनों में, बट कोई बड़ा फॉल देखने को मिला नहीं है और चार्ट का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। स्टॉक एक साइडवेज में है, नीचे के अंदर 120-124 के आसपास का सपोर्ट बनेगा और ऊपर में स्टॉक का रेजिस्टेंस बनेगा 144-145 का। सो आई थिंक थोड़ा कोई और लोअर लेवल्स मिलता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, जल्दी वापस से ऊपर में 140-145 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। ओके, है पोजीशन तो होल्ड करें, अब बेचने का फायदा नहीं। 140-145 तक के टारगेट के लिए वापस मिल सकता है मौका आपको। आइए बढ़ते हैं आगे। जय ठक्कर हमारे साथ तैयार है, वक्त है कैश का ऑप्शन। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, सुबह बैंक निफ्टी का कॉल दिया था एंड फर्स्ट टारगेट हमारे हासिल हो चुके। जो एंटिसिपेट किया था कि गैप फिलिंग होगा, वो गैप फिलिंग हुआ बाजार में और वहाँ पे अच्छा बढ़िया मुनाफा हो गया अनिल जी। और आप देखेंगे तो एग्जैक्टली गैप फिल कर अब दोनों में ही निफ्टी बैंक निफ्टी में रिवर्सल हमें देखने मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है पूरा ऑप्शन खरीदना चाहिए। 17,450 के स्ट्राइक का पूरा ऑप्शन खरीदने की सलाह अनिल जी, जो अभी 145 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। 17,450 का पुट 145 पर ट्रेड कर रहा है, 23 सितंबर की एक्सपायरी का। अनिल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 94 का। 145 पे खरीदे, 94 का स्टॉप लॉस होगा, 192 का फर्स्ट टारगेट, 224 का सेकंड टारगेट। 224 एंड 192 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीद के चले। 17,450 का पुट निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है 17,500 ऊपर की तरफ अनिल जी, जो क्लियरली एक सपोर्ट बनकर आ रहा था, मॉर्निंग में भी वहां पे अच्छा सपोर्ट लिया, अब वो एक रेजिस्टेंस प्रूव करेगा शॉर्ट टर्म में। 17,500 निकालना निफ्टी में इंपॉर्टेंट है अनिल जी। उसके नीचे आज बंद दे रहा है एंड फॉर श्योर बंद होगा।
एंड उसके ऊपर बंद होता तो शायद बाउंस बैक देखने मिलता, उसके नीचे बंद होना इज शॉर्ट टर्म एक कंसर्न। अब नीचे में जो दूसरा लेवल है 17,300 का है एनर्जी, जो पहले हम देखते थे कि वहां से निफ्टी रिवर्स होता था, तो 17,300 टेस्ट हो सकता है। अब 17,500 जब तक नहीं निकलेगा तब तक। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी का 17,450 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय है जय की तरफ से, और ये खरीदना है आपको लगभग 145 रुपये के आसपास। जय, अब बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदा जा सकता है या अभी थोड़ा इंतजार करें? अनिल जी, बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, बिकॉज 37,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है अनिल जी। आई मीन मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर 37,000 के नीचे बंद आता है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में वीक हो सकता है। अदरवाइज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बेटर प्लेस्ड है बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ स्टिल। सो निफ्टी पर ही एनर्जी इसलिए पुट खरीद कर चलने की सलाह है। बैंक निफ्टी 37 के नीचे अगर आर्ली क्लोज भी दे दे कल या तो आज ब्रेक दे दे, देन हम वी कैन लुक आउट फॉर इट, अदरवाइज उसको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर 37,000 टूटने के बाद ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है जय की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त एक और इंटरेस्टिंग खबर जानने का। कुशल हमारे साथ हैं और कुशल रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई एक खबर लेकर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फिर इसमें यह है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर जो है हमारा नहीं, चीन का है। चीन में कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखे हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग है और आपको जानना भी ज़रूरी है। तो कुशल बताइए, क्या कुछ डेवलपमेंट चीन में हो रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे, और उसका कुछ असर फिर दुनिया भर की रियल एस्टेट कंपनियों पे पड़ रहा है क्या? अनिल जी, यहाँ पर जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो हैंगसेंग का जो इंडेक्स है पिछले 6 दिनों में ऑलमोस्ट 8% की गिरावट दिखाया है, और आज भी हमने देखा कि करीबन 800 सवा 800 पॉइंट जो है आपको हैंगसेंग इंडेक्स गिरता हुआ नजर आया। 3-3.5% की गिरावट वहां रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है एवरग्रांड। एवरग्रांड जो है चाइना का दूसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, और उसकी जो टोटल डेट है $300 बिलियन की, उसको अगर आप कंपेयर करें तो चीन की जीडीपी का 2% हिस्सा जो है वो इसकी डेट की वैल्यू है। और अब यहाँ पर जो बड़े कंसर्न्स बन रहे हैं खासकर इस कंपनी को लेकर, वो इनके आने वाले भुगतान है, चाहे आप ब्याज का भुगतान कहिए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स इनके थे, एक तो जो मार्च 2022 वाला बॉन्ड है 23 सितंबर को, जहाँ पर करीबन $83.5 बिलियन का यहाँ पर इनको भुगतान करना है, और वहीं उसके बाद 29 सितंबर को, यानी कि इसी महीने 2 बड़े भुगतान जो है ब्याज के रूप में इनको करने होंगे। पर कहीं ना कहीं कंपनी जो है क्लियरली ये बोल रही है कि हो सकता है इनके जो कैश फ्लोज हैं वहां पर अनसर्टेनिटी रहे, और जिसकी वजह से एनालिस्ट और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहां पर एक डिफॉल्ट हो सकता है। अब यहां पर जो नियम है, जो भी निर्धारित डेट है उसके 30 दिनों के अंदर अगर ये ब्याज भुगतान नहीं हुआ तो वो बॉन्ड डिफॉल्ट करार कर दिया जाएगा, और इसका एक कंटेजियन इफेक्ट जो है आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल सकता है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें तो जो चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट है वहां पर एक कोलैप्स वाली जो है सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी, जिसमें तमाम जो बैंक्स हैं जिन्होंने एवरग्रांड को लोन दिए हुए हैं, इसमें अगर आप देखें तो कुल मिलाकर मैंने जो डेटा स्टडी किया था उसमें यह था कि इनको कर्ज देने वालों में 128 बैंक्स और 121 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन शामिल है। तो एक काफी बड़ा तबका जो बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस का है वो एवरग्रांड में उनका एक्सपोजर है। तो वहां पर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, उनको लॉस होगा। साथ ही जो निवेशक हैं और जो होम बायर्स हैं, जो कि अभी तक जिनके भी घर बने नहीं हैं, वहां पर बड़ा इंपैक्ट होगा, और काफी बड़ी जो लोग हैं उनको ये एम्प्लॉय करते हैं काफी बड़ी तादाद में, तो उनका भी एम्प्लॉयमेंट पर आपको खतरा आ सकता है। और अल्टीमेटली जो सप्लायर्स हैं, चाहे आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइन फर्म्स कहिए या फिर जितने भी मटेरियल सप्लायर्स हैं, उनकी भी बैंकरप्सी होती हुई नजर आ सकती है। तो एक बड़ा इंपैक्ट अगर ये एवरग्रांड कंपनी डिफॉल्ट करती है तो तमाम चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट पर तो होगा ही, साथ ही जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट दिख सकता है। बिल्कुल, तो एक और रिस्क जो बाजार के लिए बढ़ते हुए दिख रहा है वो ये चाइना में जो प्रॉपर्टी मार्केट में हुआ है उसका आपको आते हुए दिखेगा। तो नजर रखिए, एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट है इस हफ्ते। बाकी जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसके साथ ये भी एक रिस्क इस समय बना हुआ है। पर आइए बाजार में जो एक्शन है, फाइनल कॉल ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी का। बिल्कुल एबिक्स कैश, हर
हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, सिचुएशन तो खराब दिख रही है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। एक तो जो कुशल ने बताया, एक और रिस्क निकल कर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ी देर पहले 600 पॉइंट्स नीचे थे सर, अभी भी अगर आप देखें तो 570 पॉइंट्स नीचे आपको दिख रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स में अब 1.25% की गिरावट है और यूरोप के बाजार भी 2 से 2.5% नीचे हैं। कच्चा तेल भी करीब 2% नीचे दिख रहा है सर, क्या करके जाए? जी, मैं तो वही कर सकता हूँ, वही कह सकता हूँ जो मुझे आता है। और जो सुबह आज आपको रेंज दी थी कि जो निफ्टी की पहली रेंज जो है 17,380 से 17,440, सुबह खुला 17,440 पर था, रिकवरी हुई और आज का लो अब आप देख लीजिए 17,380 के आसपास ही बनाया, 17,390। तो एग्जैक्टली जो रेंज दी थी उसी रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। जाहिर सी बात है, रेंज के लोअर एंड पर बंद हो रहा है, 600 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो खरीदारी करने का तो कोई मतलब बनता नहीं, भले ही बाजार ओवरसोल्ड हैं तब भी। तो कल देखी जाएगी। लॉन्ग पोजीशन जितनी आप बार बार कह रहे हैं कि हल्की कर सके उतनी हल्की करें। नो डाउट 1.5-2% मेरे ख्याल से जुलाई के बाद पहली बार इतनी गिरावट है निफ्टी में, जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मेटल शेयर 8-8, 10-10% जिस तरह से गिरे हैं, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो ग्लोबल माहौल है और इसका लास्ट वीक भी आप जब पूछ रहे थे कि क्या अगर अगला बड़ा ट्रिगर है तो वो ग्लोबल मार्केट ही है। तो जब तक ग्लोबल मार्केट से थोड़ी स्टेबिलिटी और रिलीफ के संकेत नहीं आए तब तक खरीदारी से परहेज करें। लॉन्ग पोजीशन अगर नहीं छोड़ पाएँ या न छोड़ पाने का मन है तो पुट्स खरीद कर हेज करें, चाहे वो पुट्स आपके निफ्टी के हों चाहे बैंक निफ्टी के हो, हेजिंग के लिहाज से आप कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए थोड़े से लेट हैं, अगर ऊपर मौका मिले, आई डोंट नो अब कल मिलेगा नहीं मिलेगा। ओवरनाइट पोजीशन रिस्की तो है ही, लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं कि शॉर्ट साइड पर थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा है जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, लेकिन बेहतर है हल्के रहे, फ्रेश पोजीशन कम बनाए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, हल्के रहें, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएं, जैसा अनिल जी कह रहे थे कल की कल ही देखी जाएगी। पर अनिल जी, वैसे तो मार्केट की स्ट्रैटेजी ले ली, टाटा स्टील पर भी हमने हमारे एक्सपर्ट से बात करी, पर ये जो मेटल्स में चल रहा है सर, एक बार आपकी भी राय लेना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे ट्वीट्स आ रहे हैं बाजार में, लोग बात भी कर रहे हैं। और टाटा स्टील स्पेशली सर, नजर रखिए इस पर। 16 मार्च 2020 जब कोरोना आना शुरू हुआ था और हमें याद है उस दिन बाजार ने उस दिन लोअर सर्किट भी लगाया था, उस दिन करीब 11-11.5% गिरा था टाटा स्टील। उस दिन के बाद सबसे बड़ी गिरावट है और फिलहाल 10% के लोअर सर्किट पर भी है। तो एक बार ये जो मेटल्स में डर फैला हुआ है, इस पर भी आप अपनी राय दें सर। अब दोनों तीनों फैक्टर एक साथ आ गए ना, जो अभी आशीष थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे। देखिए, एक तरफ डॉलर मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपकी जीएसटी बढ़ गया, तीसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स में तो मेटल्स में कोराम है ही है। तो नो डाउट मेटल्स गिरने के पीछे वजह भी ये है कि एक तो 3 कारण हो गए, चौथा सबसे बड़ा कारण है कि लोग वही बेचेंगे जहाँ उनका प्रॉफिट है, और मेटल शेयरों में प्रॉफिट अब भी थोड़ा बहुत है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए बिकवाली वहाँ होती हुई दिख रही। तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतज़ार करें। अब मतलब कई बार क्या होता है, आप 10% टाटा स्टील गिरने के बाद आप कुछ करने लायक होते नहीं, आप कोई भी ट्रेड लें गलत पड़ने के चांस पूरे हैं। खरीदेंगे तो शायद नीचे मिलेगा, बेचेंगे तो एक बार ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा, और होल्ड करेंगे तो भी मार्क टू मार्केट लॉसेज नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कभी मार्केट ऐसा टिपिकल होता है, तीनों तरह के ट्रेड में आपको कुछ करो तो भी दिक्कत, नहीं करो तो भी दिक्कत, ये वैसे ही मार्केट है। इसलिए बेहतर है कुछ ना करें, शांति से बैठें, पोजीशन मैनेज करने की कोशिश करें जितनी आप कर सकें, बाकी कुछ भी ना करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आइए, सुमित जी तैयार है, सुपर हिट शेयर सुमित जी देने के लिए तैयारी में। सुमित जी, समय कम है, बिगुल नहीं बजाऊंगा आपके लिए, बताएं सर। अनिल जी, 200 पॉइंट निफ्टी डाउन है और बहुत सारे स्टॉक्स का हवा निकल रहा है। ऐसे ही कुछ कुछ स्टॉक्स में गैस भी निकल रहा है, जैसे कि आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस। तो मेरे रडार पे जो स्टॉक आया है वो गैस स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 544-45। स्टॉक का नाम है आईजीएल। आईजीएल के अंदर यहां से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1 से 2 दिनों के अंदर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकता है। 558 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। 558 नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईजीएल में 530 रुपए से लेके 525 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह पूरे सेक्टर के अंदर बिकवाली आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये स्टॉक 15 से 20 रुपए का फॉल 1 से 2 दिनों के अंदर ही दिखा सकता है। 558 के स्टॉप लॉस से आईजीएल में बिकवाली करें। 530 से लेके 525 तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं आईजीएल के अंदर। ओके, आईजीएल में बिकवाली करने की राय। जय भी तैयार है अपने कॉल के साथ, जय बताइए। अनिल जी, 1460 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे मुथूट फिनांस का,
अभी मिलेगा आपको 38 रुपए के आसपास, 38 के आसपास मिलेगा। 1460 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन मुथूट फाइनेंस का ये खरीदना है अनिल जी। इसके टारगेट्स रहेंगे 61 के और 74 के, 61 एंड 74, ये दो टारगेट्स के लिए पुट ऑप्शन खरीदना है अनिल जी। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 25 रुपए का 25 पर, बिकॉज जो हिसाब से यहाँ पे क्रैक देखने मिल रहा है मुथूट फाइनेंस पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1400 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली करने की राय आती हुई। 1460 का पुट ऑप्शन खरीदकर बिकवाली करेंगे, ये ज़्यादा आपके लिए रहेगा ठीक। इस वक्त ये राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही। तो एक एक करके स्टॉक्स अब क्रैक होने लगे हैं। इंडेक्स भी दिन के लो पॉइंट पर है, 17,360 के आसपास, 370 के आसपास आता हुआ दिख रहा है इंडेक्स भी इस वक्त। निफ्टी भी आपके लिए कमजोरी के साथ। बहुत ही गिनती के स्टॉक्स ही अब बचे हैं जो हरे निशान में, अदरवाइज ज़्यादातर स्टॉक लाल निशान में बुरी तरह से फिसलते हुए आपको नजर आएंगे इस वक्त। ये है इस वक्त का आपके लिए ट्रेड। तेज बिकवाली बाजार में होती हुई दिख रही है। 10% के लोअर सर्किट पर इस वक्त टाटा स्टील ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। JSPL 10% नीचे है, नैल्को 9% नीचे है, NMDC 9% नीचे है, आइबुल हाउसिंग, हाँ ये कैसे भूल गए, इस पर भी एक बार राय ली जाए। वागले साहब, आइबुल हाउसिंग बैन में तो है इस वक्त, लेकिन ये बताएं जरा 6-6.5% नीचे क्या है लेवल्स? अनिल जी, आइबुल ने आज 220 का एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं थे तो बेचने का बनता है। मुझे ये 200 तक जाते हुए दिखता है, बट ऑन अ बाउंस बेचना चाहिए। और अगर बैन में तो शायद ये साइडवेज चला जाएगा, बट वीक स्ट्रक्चर तो है, पैटर्न वीक है, 200 तक तो ये नीचे जाना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए आइबुल हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग। नजर रखिए, यहाँ पर भी वैसे तो बैन में है बट 6.5% की गिरावट काउंटर पर आपको आती हुई दिखी है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज बड़ी गिरावट है। और विक्स पर भी रखिए नजर, क्योंकि आज आपने करीब 16-17% का उछाल विक्स पर आते हुए दिखा है। पर एक बार जल्दी से कुछ काउंटर्स जहां आपके लिए हाईलाइट करना जरूरी है। 10% का निचला सर्किट टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को दोनों करीब 7% नीचे आते हुए। UPCL यहाँ पर कमजोरी, और फिर SBI, इंडसइंड बैंक, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, इन सभी काउंटर्स पर भारी गिरावट आती हुई। साथ ही आपने देखा ब्रेकडाउन आते हुए टेक महिंद्रा पर, हीरो मोटोकॉर्प, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, मारुति, यहां पर भी वीकनेस दिखी है। सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स जो होल्ड आउट करते हुए दिखे। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम सपाट था, गिरावट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। सामने से सपोर्ट आते हुए दिखा HUL और ITC की तरफ से। HCL टेक में भी थोड़ी खरीदारी। तो FMCG ने सबसे बड़ा सपोर्ट दिया है आज बाजार को, और थोड़ा सपोर्ट IT से भी आते हुए दिखा। JSPL यहां पर आपने करीब 10% की गिरावट देखी है। NMDC, सेल, इंडिया मार्ट, यहां पर कमजोरी आती हुई। टाटा केमिकल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, BHEL, पीरामल एंटरप्राइजेस, कैनरा बैंक, यहां पर कमजोरी। वोडाफोन आइडिया यहां पर करीब 5% की आज गिरावट रही। ग्लेनमार्क, औरो, बायोकॉन, इन तीनों में बड़े ब्रेकडाउन आते हुए देखे। स्ट्राइड्स को ही जोड़ लीजिए। गुजरात गैस, RBL बैंक, LIC हाउसिंग, HAL, मेट्रोपोलिस, मुथूट और साथ ही मदरसन सुबह, यहां पर भी गिरावट रही। टाटा मोटर्स पर भी आज वीकनेस देखी है। सिर्फ 10 वायदा कारोबार के स्टॉक्स जिन्होंने होल्ड आउट करा है, जिसमें इंडियन होटल 7.5% ऊपर, GMR इंफ्रा, मैरिको, PVR, बजाज फिनसर्व, ICICI लोम्बार्ड और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे नाम शामिल थे। तो अनिल जी, भारी गिरावट आती हुई दिखी है। और करीब 2 महीने बाद हमने देखा है कि 1-1.5% की गिरावट आप निफ्टी पर देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक भी लगभग वैसी सिचुएशन, 2% नीचे। लंबे समय बाद ऐसी गिरावट हम इंडेक्स लेवल पर आते हुए देख रहे हैं। और जो कुछ आप इंपॉर्टेंट लेवल्स बात कर रहे थे, स्पेशली निफ्टी के, उसके नीचे की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। तो क्या समझे सर? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, कमजोरी वाली ही मामला है। और जिन लेवल पे आप बंद हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से एवरेज होकर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, बट कोई उसमें बड़ी रिलीफ वाली बात तो है नहीं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। जो सपोर्ट रेंज है, पहली सपोर्ट रेंज, उस रेंज के नज़दीक पहुंचता हुआ निफ्टी आपको इस वक्त दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, और बाजार बंद होने के बाद क्या एक्शन आपके लिए हो सकता है वो बता दें। मनी गुरु, ये है हमारा शाम का शो, ये ज़रूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं। आज शाम को आप में से कई लोग अपने घर का सपना देख रहे होंगे, और ये सोच में भी क्या ये सही समय है घर खरीदने का, स्पेशली तब जबकि अगले आने 3 से 6 महीने घर खरीदने के लिए काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं। एक तो होम लोन पर ब्याज दरें कम है, दूसरा सुस्त पड़े हुए रियल एस्टेट सेक्टर में अब कोविड के बाद थोड़े रिकवरी के आसार भी दिख रहे हैं। तो सस्ते दामों पर घर अवेलेबल है, रेडी पोजीशन में है, और साथ ही ब्याज दरें कम हैं। ऐसे में आप अपने घर खरीदने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर हम करेंगे खास चर्चा। JRL मनी के को फाउंडर
विजय मंत्री से घर का सपना कब होगा अपना शाम 6 बजे का शो। इसके अलावा आपके लिए आपकी खबर आपका फायदा शाम 5 बजे का शो हमारा आज है विशेष। सोशल मीडिया हमेशा चर्चा में कुछ न कुछ रहता है, वहाँ पर चर्चाएं होती है और सोशल मीडिया भी चर्चा में रहता है। और चर्चा में रहने की वजह आमतौर पर गलत है कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी कुछ भी बिना सोचे समझे जांचे परखे डाल देता है। लेकिन अब मामला कुछ ज़्यादा संगीन और पर्सनल होता हुआ दिख रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह की एक इंटरनल रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि कई सारे देश के नौजवान ऐसे हैं जो इन सोशल मीडिया की वजह से मानसिक रूप से बीमार बनते जा रहे हैं और उनकी जो सोशल मीडिया पर आते हैं वो एक तरह से नशे की तरह एडिक्शन हो चुका है। और दूसरों से अपने आप को अच्छा दिखाने की, अपने फ़ोटोज़ अच्छे दिखाने की, ये जो उसमें वो जो दिखाने की इच्छा है ना, वो इन्हें किसी भी हद तक ले जाती है और पढ़ाई लिखाई साइड में रह जाती है। यही नहीं, कई सारे बच्चे ऐसे हैं इस चक्कर में डिप्रेशन में आकर सुसाइड जैसे कदम भी उठा रहे हैं। तो आज शाम 5 बजे हम इसी पर करेंगे खास चर्चा, कैसे आप और हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं इस बीमारी से। डॉक्टर समीर पारिक होंगे हमारे साथ, सीनियर साइकोलॉजिस्ट फोर्टिस हेल्थ केयर के, और अमित दुबे साहब होंगे जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री, ये है आपके लिए हमारा आज शाम का प्राइम टाइम बुलेटिन की कवर स्टोरी। और ये कवर स्टोरी है आपके हमारे सबके दिल के करीब। मुंबई में ड्राइविंग करना सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। जी हाँ, ये है कहना ब्रिटेन में हुए एक सर्वे ब्रिटेन में हुआ है मुंबई की ड्राइविंग को लेकर। और इस सर्वे में 36 बड़े शहरों को शामिल किया गया था और उसमें मुंबई ने टॉप किया है, जो कि बहुत खुशी की और गौरव की बात है। नहीं, मुंबई में ड्राइविंग क्यों स्ट्रेसफुल है और क्या कौन से फैक्टर्स इसके लिए है जिम्मेदार, इसका पूरा 360 डिग्री विश्लेषण होगा। मुंबई में ड्राइव मतलब भेजा फ्राई। और इसके अलावा मामला क्या है इसमें समझेंगे एक्सप्रेस वे का एक्सरे। जी हाँ, नितिन गडकरी साहब ने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया और बताया कि यहाँ पर 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चल सकती है। खबर तो आपने पढ़ ली, लेकिन कभी आपने सोचा कि एक्सप्रेस वे होता क्या है और एक्सप्रेस वे में हाईवे में क्या फ़र्क है, देश में एक्सप्रेस वे की ज़रूरत क्यों है, एक्सप्रेस वे में आप किस स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। एक्सप्रेस वे की हर एक भाषा को आपको, हर एक बात को समझाएंगे आपको आसान भाषा में। एक्सप्रेस वे का एक्सरे, ये हमारा खास शो आज शाम का इंडिया 360 डिग्री का खास स्टोरी। फाइनली 17,400 के नज़दीक क्लोजिंग होती दिखी है, 17,396, 37,145 के नज़दीक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होती दिखी, 37,150, ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। नुकसान 1% का निफ्टी और सेंसेक्स में, 0.25% का नुकसान बैंक निफ्टी में आपके लिए। तेज़ गिरावट के साथ बाजार होते हुए बंद। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी तो आज ऑलरेडी सुबह विदा ले चुके हैं। राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, किरण जी, आशु मदान साहब, सचिन जी और सिमी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।